मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे कॉल्ड बिग डेटा, और जो भी कंटेंट रहेगा अपना वो मैं आपको शेयर करता रहूँगा जो भी आपके रेस्पेक्टिव ग्रुप्स हैं उनके ऊपर। ठीक है, तो आप लोग अनम्यूट मत करो खुद को जब तक कोई क्वेश्चन आपको नहीं पूछना हो। ठीक है, तो ये अननोन यूज़र कौन है मीटिंग में? हु इज़ अननोन, जिसका नाम अननोन शो कर रहा है यहाँ पे? अपना तो नाम शायद प्रॉपर। मैं ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं फिर। तो देखो, बिग डेटा के बारे में बात करें अपन, तो बिग डेटा अपन यूज़ क्यों करते हैं, वाई वी नीड बिग डेटा? अगर आप बिग डेटा तक पहुंच चुके हो इसका मतलब है आपका बाकी कोर्स कंप्लीट हो चुका है। जैसे यू ऑलरेडी नो अबाउट डेटा साइंस, यू ऑलरेडी नो अबाउट पाइथन प्रोग्रामिंग, थोड़ा बहुत आपने मशीन लर्निंग पे भी वर्क किया है, सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग एटलीस्ट। तो बिग डेटा के ऊपर अपन आते हैं, तो बिग डेटा की नीड क्या है? आपने सारा काम, जैसे बेसिकली डेटा के बारे में बात करें तो डेटा साइंस में आपने सीखा है कि अपन डेटा कलेक्ट करते हैं, उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर जो भी अपना बिजनेस लॉजिक होता है उसके हिसाब से अपन उसकी मॉडलिंग करते हैं। मॉडलिंग का मीनिंग है कि अपन उससे एनालिसिस करते हैं या उस पर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स अप्लाई करते हैं। जो भी अपना एंड रिजल्ट अपने को फाइंड आउट करना है उसके बेसिस पे अपन डेटा को प्रोसेस करते हैं। और उसके लिए बहुत सारे टूल्स मार्केट में हैं अपने पास। पाइथन प्रोग्रामिंग के थ्रू अपने काम कर सकते हैं, टेबलो अपने पास है, पावर बी आई है अपने पास, आर लैंग्वेज है, स्काला लैंग्वेज है, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे टूल्स हैं। लाइक अगर आपको डैशबोर्ड बनाना है काफ़ी अच्छा, जो कि ग्राफ वगैरह शो कर रहा है, तो वहाँ पे एक लाइब्रेरी होती है अपने पास जिसे हम बोलते हैं D3JS, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। और बेसिकली वो लाइब्रेरी काम आती है आपके ब्यूटीफुल ग्राफ बनाने के लिए फ्रंट एंड के ऊपर, वेबसाइट डेवलपमेंट में, अगर आपने फ्लास्क वगैरह पढ़ा होगा तो ये सारे काम अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। वाई वी नीड बिग डेटा, एनीवन? व्हाट इज बिग डेटा एंड वाई वी नीड? कोई बताना चाहेगा? कोई नहीं, किसी को नहीं पता? ठीक है,
ठीक है, कुछ आंसर्स मेरे को मिले तो अपन एक एक आंसर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बालन ने बताया कि टू प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन अ गिवन टाइम। ओके, बिल्कुल सही डेफिनेशन है। कोमल, व्हेन वी हैव लार्ज साइज ऑफ डेटा हंड्रेड्स ऑफ जीबी देन वी नीड बिग डेटा। एंड नवेंद्र बोल रहा है कि टू हैंडल द डेटा विच इज़ इन बिग साइज लाइक जीबीज एंड मोर, when data is in very large amount, collection of large amount of data sets in terms of 3 V's। जानकी का आंसर है अपना। ओके, तो बेसिकली आप सब लोगों ने एक ही बात बोली है, दैट इज़ कि जब हमारे पास क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है और उसको प्रोसेस करना है गिवन टाइम के अंदर, तो उसे हम बिग डेटा के थ्रू सोल्व करते हैं। तो इसे बिग डेटा टेक्नोलॉजी अपन पढ़ेंगे। तो टेक्नोलॉजी जो होती है, जो बिग डेटा को क्या करती है, डील करने के लिए अपन काम में लेते हैं उसको, उसके साथ जो प्रॉब्लम एसोसिएट होती है बिग डेटा के साथ में, उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए अपन उन टर्म्स एंड टेक्नोलॉजीज को अपन यूज़ करते हैं। देखो, बिग डेटा में सबसे पहली चीज़ जो अपने पास है वो क्या है कि इश्यूज़ क्या क्या हैं, व्हाट आर द इश्यूज़ विद द बिग डेटा। क्योंकि बिग डेटा का मीनिंग तो आपने बता दिया कि बिग यानी बहुत बड़ा डेटा। जब हम बात करते हैं कि आपके पेंटाबाइट्स ऑफ डेटा है या जेटाबाइट्स ऑफ डेटा है, सो बहुत लार्ज अमाउंट डेटा है कि 100, 200, 300 GB ऑफ डेटा है। तो पहली चीज़ तो जैसे आप नॉर्मल लैपटॉप पे वर्क कर रहे हो, तो लैपटॉप की इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो अपने पास टेराबाइट्स या मैं बोलूँ कि 50 टेराबाइट डेटा को आपको स्टोर करना है, स्टोर ही नहीं कर लैपटॉप पे, बिकॉज आपके पास इनफ क्या नहीं है, स्टोरेज सर्वर्स नहीं है, स्टोरेज सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपकी कंपनी काफ़ी बड़ी है, अमेजन की तरह या गूगल की तरह, या आप बहुत बड़े स्केल पे वर्क कर रहे हो, तो तब आपके पास जो डेटा जनरेट होगा वो टेराबाइट्स के अंदर होगा, 50 टेराबाइट्स और टेराबाइट से भी अबव होगा, लाइक पेटाबाइट्स के फॉर्मेट में आपका डेटा जनरेट होगा। तो उस डेटा को स्टोर करने के लिए आपको एक पूरा अलग डिफरेंट आर्किटेक्चर आपको बनाना पड़ेगा। आप उसे नॉर्मल तरीके से स्टोर नहीं कर सकते हो। फिर स्टोर कर लेंगे, प्रोसेस कैसे करेंगे, उसका भी इशू है। तो देखो, बिग डेटा का मतलब है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, बट एक्चुअली बिग डेटा कंसिडर करता है किसको, इश्यूज़ को या प्रॉब्लम्स को, जो अपने पास होती है किसकी वजह से, बिग अमाउंट की वजह से होती है ना। तो कुछ इश्यूज़ हैं डेटा के साथ में, बिग डेटा के साथ में, जिनको सोल्व करने के लिए अपन बिग डेटा टेक्नोलॉजी अपन यूज़ करते हैं। और काफ़ी चीज़ें चेंज होती रहती है, लाइक आईटी फील्ड है, तो हर बार कुछ नया टूल, कुछ नई टेक्नोलॉजी हमारे पास इंट्रोड्यूस होती रहती है। तो जैसे हडूप लास्ट काफ़ी पॉपुलर है बिग डेटा टेक्नोलॉजीज के अंदर। आजकल स्पार्क ज़्यादा पॉपुलर है रादर देन हडूप। और हर जो क्लाउड वेंडर है वो अपनी अपनी सर्विसेज निकाल रहे हैं बिग डेटा की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। तो एज ए बिग डेटा प्रैक्टिशनर आपको क्या करना चाहिए, एज ए बिग डेटा अगर अपन स्टूडेंट लर्न कर रहे हैं बिग डेटा, तो हमें किस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए, उसके अपन बात करते हैं। तो देखो, बिग डेटा में सबसे पहला इशू तो अपने पास इश्यूज़ की बात करेंगे। फिर उन इश्यूज़ को सोल्व करने के लिए क्या क्या टूल्स अपने पास है, क्या क्या अपन सीख सकते हैं, है ना, किस टाइप की टेक्नोलॉजी अपन यूज़ कर सकते हैं, उनकी अपन बात करेंगे कि उन प्रॉब्लम्स को सोल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉब्लम अपने पास जो होती है वो स्टोरेज से लेके होती है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन बिग डेटा इज स्टोरेज प्रॉब्लम। स्टोरेज का मतलब ये है कि अगर छोटा डेटा होता है, जैसे 1 GB 2 GB की फाइल है, तो आप उसे कहीं भी स्टोर कर सकते हो, आप पेन ड्राइव में स्टोर करके उसे ट्रेवल करवा सकते हो, आप उसे आराम से प्रोसेस कर सकते हो किसी भी नॉर्मल कंप्यूटेशन डिवाइस के ऊपर। पर अगर आपका, क्योंकि बिग डेटा में हम बात कर रहे हैं कि जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, दैट इज अपन बोलते हैं कि 5V प्रॉब्लम बोलते हैं अपन बिग डेटा में, जिसमें से 3V अपने पास बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स होती है। 3V प्रॉब्लम्स अपन बोलते हैं कि बिग डेटा को डिफाइन करने के लिए अपन 3V का यूज़ करते हैं। तो पहला V अपने पास जो होता है वो होता है वॉल्यूम, कि बिग डेटा को अपन तब बिग डेटा बोलते हैं जब उसमें काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम होता है। सो वॉल्यूम इज़ वेरी हाई, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट बिग डेटा। और उस वॉल्यूम को हैंडल करने के लिए, टू स्टोर दैट वॉल्यूम, व्हाट वी नीड सम स्टोरेज सॉल्यूशंस। जस्ट बिकॉज जो हमारे पास ट्रेडिशनल स्टोरेज डिवाइसेज हैं, लाइक आपके पास हार्ड डिस्क है या नॉर्मल सेंट्रलाइज कंप्यूटेशन डिवाइसेज हैं, उनको अपन यूज़ नहीं कर सकते इतने बड़े डेटा को, पेंटाबाइट्स ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए। तो स्टोरेज एक चैलेंज बन जाता है कि आप इतना बड़ा डेटा है, आप उसे स्टोर कैसे करोगे। ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम क्या होती है कि डेटा कभी सोता नहीं है ना, डेटा नेवर स्लीप। इसका मतलब क्या है कि हर टाइम डेटा जनरेट हो रहा है। अगर अपन सो भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, फिर भी डेटा क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। तो ऐसा कभी होता नहीं है कि डेटा जनरेट नहीं हो। जैसे अभी अपन बात करें कि इंडिया रीजन की अपन बात करें, तो इंडिया में भी मॉर्निंग हो रही है, इंडिया के लोग उठ गए हैं, लोग अपने अपने एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, अपने अपने प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आजकल पूरा जो अपना लाइफ स्टाइल है वो क्या हो गया अपने पास, जो अपना लाइफ स्टाइल है वो
डेटा के साथ में कनेक्ट हो चुका है। आज आप अपना फिटबैंड पहनते हो, आज अपना मोबाइल चलाते हो, आप टाइम देख रहे हो, वेदर की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आप वर्कआउट करते हो, आप फेसबुक चला रहे हो, आप व्हाट्सएप रिप्लाई कर रहे हो। सो वाट एवर यू आर डूइंग, अपन डिजिटली बहुत ज़्यादा एक्टिव है। आप कोई ट्रांजेक्शन भी कर रहे हो, सुबह चाय पीने गए, बाहर घूमने गए, चाय पीने गए, तो आप पेटीएम वाले को अपना पेटीएम ट्रांजेक्शन कर रहे हो। तो कहने का मतलब ये कि अपन जितने भी लोग हैं इंडिया में, मोस्टली लोग क्या कर रहे हैं, डिजिटली अवेयर हैं और वो डिजिटल काफ़ी सारी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं। और हर एप्लीकेशन पर वो कोई भी, कभी आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हो या उस पर कोई भी काम करते हो किसी भी एप्लीकेशन पे, चाहे वो फेसबुक हो चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो, इट मीन्स यू आर जनरेटिंग सम डेटा, यू आर क्रिएटिंग ए डेटा। इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अपन देखते हैं कि फेसबुक, गूगल, जितनी भी एप्लीकेशन अपन इंस्टॉल करते हैं एंड्रॉइड में, दे ऑल आर फ्री। वाई दे ऑल आर फ्री? जस्ट बिकॉज डेटा इज़ वेरी कॉस्टली, और आप फ्री में अपना डेटा उन एप्लीकेशंस को बेच रहे हो, क्योंकि जब भी आप उन एप्लीकेशंस को यूज़ करते हो, आपकी लोकेशन क्या है, आप क्या काम कर रहे हो, आपने उस एप्लीकेशन से पहले कौन सी एप्लीकेशन खोली है, बाद में कौन सी एप्लीकेशन खोल रहे हो, आप किस किस जगह जाते हो, किस टाइप के इवेंट्स आपको पसंद है, किस टाइप के गाने आपको सुनते हो, ये सारी चीज़ें आपकी ट्रैक करती है एप्लीकेशंस। और इसे अपन बोलते हैं डेटा। डेटा प्राइवेसी की जो बात चल रही है आजकल, कि कंपनीज़ के ऊपर रूल्स लाने की, रूल्स रेगुलेशंस के बारे में बात की जा रही है कि कितना डेटा, कितनी प्राइवेसी को आप इन्वेड कर सकते हो किसी पर्सनल पर्सन की, वो अपन डिसाइड करने की ट्राई कर रहे हैं। तो बेसिकली जो डेटा की जनरेशन की अपने आप बात करिए, डेटा जनरेशन की अपन बात कर रहे हैं, ये तो इंडिया के अंदर हो रहा है। अभी अपन देखें कि यूएस वगैरह या किसी और कंट्री में बन जाए तो वहाँ पे रात हो रही होगी, तो दे पीपल आर जस्ट स्लीपिंग। ठीक है, जैसे अपन बात करें कि जो अपना यूनिवर्सल टाइम है, यूटीसी टाइम है अपना, वो अपना अपने से 5:30 प्लस चलता है, अपन 5:30 प्लस चलते हैं, तो 5.5 घंटे अपने से पीछे चल रहा है। तो वहाँ पे लोगों का जो एक्टिविटी है वो डिफरेंट है। तो ड्यूरिंग द 24 आवर, अगर आप एक इंटरनेशनल कंपनी हो और आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, है ना, जैसे पबजी मोबाइल है, वो पूरी दुनिया में चलता है, तो डेटा पूरी दुनिया से कलेक्ट कर रहा है। तो जब डेटा कलेक्ट कर रहे हैं अपन, डेटा जनरेट हो रहा है, लेकिन उसकी जनरेशन की जो स्पीड है वो क्या होता है, वेरी करती है। कभी हो सकता है डेटा काफ़ी ज़्यादा स्पीड से आ रहा हो, काफ़ी लार्ज अमाउंट में डेटा सेट आ रहा हो, कभी हो सकता है कि डेटा जनरेट ही नहीं हो रहा हो, आइडल स्टेट में डेटा रखा हुआ है, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, डेटा जनरेट नहीं हो रहा है। और ये तो इंपॉर्टेंट क्यों है, इसे हम बोलते हैं सेकंड वी प्रॉब्लम, दैट इज नोन एज वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ डेटा। एंड व्हाट डू यू मीन बाय वेलोसिटी? अगर अपन वेलोसिटी की बात करें, तो वेलोसिटी का मतलब है किस स्पीड से डेटा जनरेट हो रहा है, किस स्पीड से अपन डेटा गैदर कर रहे हैं। तो डेटा गैदरिंग की स्पीड क्या है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं गैदरिंग ऑफ डेटा। तो अपन जब डेटा गैदर करते हैं तो वो भी एक इशू होता है कि डेटा गैदर कैसे करेंगे और उसकी स्पीड क्या होगी, गैदरिंग की स्पीड क्या होगी। तो सेकंड वी जो वेलोसिटी है, उसमें ये इसको प्रॉब्लम क्यों मानते हैं अपन? जैसे आप कोई भी बिजनेस चलाते हो, जैसे आपको मान लो एग्जाम है, आपको पता है कि नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को आपका एग्जाम है, और फिर आपको पता है कि यार मेरे पास 6 चैप्टर्स हैं जो मेरे को कवर करने हैं 30 दिन के अंदर। तो आप रफली बोलते हो कि यार मेरे पास एक चैप्टर को ख़त्म करने के लिए कितने दिन है, 5 दिन है। और आप उस टारगेट को लेकर चलते हो कि फर्स्ट 5 डे में मैं फर्स्ट चैप्टर फिनिश करूंगा, सेकंड 5 डे में मैं सेकंड चैप्टर फिनिश करूंगा, और ऐसे करते करते 1 मंथ में मैं अपने सारे चैप्टर्स को फिनिश कर लूँगा, एंड आई विल बी रेडी फॉर माई पर्टिकुलर एग्जाम। आपने सारे शेड्यूलिंग कर लिया, आपने सारा रिसोर्स मैनेजमेंट कर लिया, आपने टाइम टेबल बना लिया कि यार 5 दिन एक यूनिट के लिए, तो इस टाइम पढ़ूंगा, इस टाइम खाऊंगा पीऊंगा, वो सब कुछ आप सेट करके बैठे हो। क्यों? क्योंकि आपका डेटा फिक्स है, आपके पास टाइम फिक्स है कि 30 दिन बाद एग्जाम है। दूसरा, आपके पास कंटेंट भी फिक्स है कि यू हैव 6 यूनिट्स टू रीड, है ना, 6 यूनिट ज़्यादा आपको रीड करने के लिए नहीं है। तो जब अपने पास एक सर्टेनिटी होती है कि डेटा का अमाउंट कितना है और किस हिसाब से अपने को डेटा प्रोसेस करना है, तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन पहले से प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपन पहले से अपने हार्डवेयर को और अपने सिस्टम को उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को पता है कि डेली 2 GB डेटा जनरेट होता है, या 2 GB तो काफ़ी छोटा हो जाएगा, अपन बोलें कि मेरे पास हर 5 दिन में मेरे क्लाइंट्स का जो डेटा मैं कलेक्ट करता हूँ वो 2 TB डेटा कलेक्ट होता है। ठीक है, ईच 5 डे आई कलेक्ट अप्रोक्स 2 TB ऑफ डेटा, जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं उनका। तो उसके लिए अपन यहाँ पे आगे चलें, तो जो 2 TB का डेटा अपने पास है, इस 2 TB के डेटा के हिसाब से अपन बोले कि यार 10 दिन में मेरे को 4 TB स्पेस की नीड पड़ेगी, सेम 15 दिन में मेरे को, या अपन बात करें कि 20 दिन में अपने को 8 TB की नीड पड़ेगी। और अगर अपन मंथ का हिसाब लगाएं कि मंथ के एंड में अपने को कितना ज़रूरत पड़ेगा, तो अपन बोल सकते हैं कि लगभग लगभग अपने को 12 TB या 15 TB का अपन टारगेट ले सकते हैं कि 15 TB ऑफ डेटा हमारे पास जनरेट होगा। उसी हिसाब से मेरे को अपना सर्वर बिल्ड करना है, उस हिसाब से मेरे को मेरा स्टोरेज डिज़ाइन करना है। क्योंकि देखो, कोई भी चीज़ अपन खरीदेंगे तो चीज़ चीपर नहीं होती। अपन हार्ड डिस्क खरीदेंगे, हार्ड डिस्क लगाएंगे, स्टोरेज मेंटेन करेंगे। तो अगर अपने को पहले से कैलकुलेशन पता है, एक
स्टैटिक स्पीड है डेटा जनरेशन की, तो अपन क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को। अपने को पहले से पता रहेगा कि एक साल में अपने को कितना टेराबाइट ऑफ स्टोरेज की नीड पड़ेगी, उस हिसाब से अपन अपना कैसे परचेज करेंगे अपन हार्ड डिस्क, कैसे अपन सर्वर्स बिल्ड करेंगे, कैसे उन पर अपन अटैच करेंगे स्टोरेज को, वो सारी चीज़ अपन प्लान कर सकते हैं। बट बिग डेटा में ये चीज़ हो नहीं पाती है, क्योंकि अपन बात करें वेलोसिटी की, जैसे हम बात करें यूट्यूब चैनल की, हो सकता है आपने एक यूट्यूब चैनल बनाया, उस पर एक दिन में 1000 सब्सक्राइबर आ गए, लेकिन नेक्स्ट डे हो सकता है आपके उन 1000 में से 200 सब्सक्राइब वापस से क्या कर दे, आपके चैनल को अनसब्सक्राइब कर दे, और हो सकता है कि उसके बाद कोई बंदा आपका वीडियो देखे ही नहीं, या आपका चैनल सब्सक्राइब ही नहीं हो सकता है वापस से अगेन आपका चैनल को होने लग जाए, सब्सक्राइब होने लग जाए। लेकिन आपको रिकॉर्ड्स तो मेंटेन करने पड़ेंगे ना। इन व्हेनेवर अबाउट डेटा गैदरिंग, व्हेनेवर टॉकिंग अबाउट कि डेटा जो जनरेट हो रहा है उसको अपन प्रिडिक्ट करने की ट्राई करें, तो अपन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और जब अपन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना है अपने को डेटा को स्टोर करने के लिए या प्रोसेस करने के लिए, अपन उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। we will not be able to efficiently manage our infrastructures according to the need of data। हो सकता है कभी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत हाई कर दिया बट डेटा आया नहीं अपने पास, तो अपन अपना रिसोर्स वेस्ट कर रहे हैं, मनी वेस्ट कर रहे हैं। और कभी हो सकता है डेटा बहुत ज़्यादा आ गया अपने पास, कंपेटिटिवली क्या नहीं है, रिसोर्स नहीं है उस डेटा को स्टोर करने के लिए, तो हो सकता है कि अपने को इन्फॉर्मेशन को लूज़ करना पड़े, अपन कुछ डेटा को अपने को ड्रॉप करना पड़े। तो दोनों ही केस में बिजनेस को प्रॉब्लम है। और ये जो अपन बात कर रहे हैं वेलोसिटी की, ये वेलोसिटी अपने पास डेली क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो उसकी वजह से अपने पास काफ़ी इश्यूज अपने को फेस होते हैं। तो जो सेकंड सबसे बड़ी चैलेंजिंग चीज़ होती है बिग डेटा के साथ में, वो क्या होती है, वेलोसिटी, डेटा जनरेशन का पता करना कि डेटा कितना जनरेट होगा। क्या आज जिस स्पीड से आज जनरेट हो रहा है, क्या 10 दिन बाद भी सेम स्पीड से जनरेट होगा, क्या 20 दिन बाद स्पीड डबल होगी, ट्रिपल होगी, और ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है ना। क्योंकि डेटा जनरेशन किसके हाथ में, डेटा जनरेशन हाथ में आज के टाइम पे डिजिटल दुनिया के अंदर डेटा जनरेशन कस्टमर्स के हाथ में है, और आप एक कस्टमर हो। और ह्यूमन काइंड जो है वो सबसे अनप्रिडिक्टेबल स्पीसीज है, ठीक है। आप कितने मशीन लर्निंग लगा लो, आप एक ह्यूमन के नेचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। तो आज हो सकता है आप कोई एप्लीकेशन लाइक कर रहे हो, कल सुबह उठ के आपने उसको अनइंस्टॉल कर दिया, तो डेटा जनरेशन था उस एप्लीकेशन का डेली आपके मोबाइल से वो लगभग 10-15 MB डेटा अपलोड करते थे सर्वर पे, और आपने सुबह उसको अनइंस्टॉल किया तो 15 MB डेटा सर्वर पे क्या नहीं होगा, अपलोड नहीं होगा। और ऐसा हो सकता है कि आपके तरह बहुत सारे लोग हों, आपके तरह लाखों लोग हों जिन्होंने सुबह उठ के एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दी, तो अचानक से जो एप्लीकेशन डेली 1 TB डेटा स्टोर कर रही थी उसके पास डेटा कम चला जाएगा, और उसके पास रिसोर्स ज़्यादा हो जाएगा, तो उनका मनी और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फेल होने की तरफ जाएगा। उल्टा भी हो सकता है कि कोई एप्लीकेशन इतनी पॉपुलर हो जाए, सुबह उठ के 10-15 लाख लोग एक साथ उस एप्लीकेशन में अपना अकाउंट क्रिएट करने की ट्राई करें और सर्वर क्रैश कर जाए या एप्लीकेशन क्रैश कर जाए। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, जस्ट बिकॉज फिर भी कंपनी रेडी नहीं थी। तो बिग डेटा में ये भी प्रॉब्लम रहती है अपने पास। ये अपना सेकंड वी है जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। तो वॉल्यूम और वेलोसिटी समझ में आ रहा है कि जब बिग डेटा होता है तो उसमें क्या इश्यूज होते हैं अपने पास, व्हाट आर द इश्यूज इन अ वॉल्यूम एंड वेलोसिटी। कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछो, किसी को भी कुछ पूछना है या कुछ कोई बोलना चाहता है तो बोल सकता है। समझ में आया सबको, आगे चले। अच्छा, थर्ड वी क्या है, कोई बताएगा मेरे को, व्हाट इज द थर्ड वी, व्हाट इज द थर्ड प्रॉब्लम इन टुडेज वर्ल्ड अबाउट बिग डेटा। ओके, द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज वेराइटी। तो आप लोगों का पहले से पता है कि बिग डेटा क्या होता है, गुड। जो अपना थर्ड वी है उसे अपन बोलते हैं वेराइटी। वेराइटी से क्या लेना, क्या मतलब है अपना, जैसे आप पाइथन पढ़ चुके हो और डेटा साइंस पढ़ चुके हो, तो अपने पास कई तरह का डेटा आता है। हो सकता है अपने पास स्ट्रक्चर डेटा हो जो कि सबसे अच्छी चीज़ होती है प्रोसेस करने के लिए। स्ट्रक्चर यानी पहले से एक फिक्स डिफाइन किया अपने पास परफॉर्मा है कि एक टेबल फॉर्मेट में डेटा रखा हुआ है अपने पास, जिसमें हर एक कॉलम एक फीचर है और हर रो एक रिकॉर्ड है ना। जैसे अपन ने बोला कि आपने आइरिस वाला डेटा सेट तो यूज़ किया ही होगा। आइरिस में अपने पास सेपल लेंथ थी, सेपल विड्थ था, पेटल लेंथ थी,
पेटल विड्थ थी, और अपने पास क्या थी, स्पीसी की क्लास थी। तो अपने को पता है कि अरे ये जो फॉर्मेटेड डेटा में इस टेबल में एंट्रीज किस तरह से अरेंज है, और अपने लिए उनको प्रोसेस करना, क्योंकि देखो डेटा स्टोर तो कर लिया अपन ने, डेटा कलेक्ट भी कर लिया, लेकिन अपने डेटा कलेक्ट किया क्यों है, अपने डेटा को स्टोर क्यों किया है। सबसे बड़ा रीजन जो होता है अपना, वो रीजन क्या होता है अपने पास, वो रीजन ये होता है कि अपन डेटा को प्रोसेस करना चाहते हैं, अपन डेटा पे एनालिसिस अप्लाई करना चाहते हैं, अपन कुछ हिडन पैटर्न्स या कुछ क्वेश्चंस हैं अपने पास लोगों को लेके या डेटा को लेके, उन क्वेश्चंस का अपन आंसर करना चाहते हैं। तो उसके लिए अपने को डेटा को प्रोग्रामेटिकली क्या करना पड़ेगा, एक्सेस करना पड़ेगा, उसे मैनिपुलेट करना पड़ेगा। और जब आप डेटा एक्सेस करते हो, किसी प्रोग्राम में आप डेटा रीड करते हो, तो आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप प्रोग्रामिंग कर भी रहे हो तो आपको पता है कि जब भी आप प्रोग्राम लिखते हो, प्रोग्राम में जितने भी स्टेप्स हैं, सारे स्टेप्स डिपेंड करते हैं कि डेटा आपका किस स्ट्रक्चर में स्टोर्ड है, डेटा आपने कैसे स्टोर कर रखा है, क्योंकि प्रोग्राम में सारे स्टेप्स आपके डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए ही होते हैं। तो बेसिकली अगर स्ट्रक्चर डेटा है तो बहुत ईजी तरीके से अपन उसको कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, क्योंकि जब 1990 के आसपास अपना कंप्यूटेशन की जो कैपेबिलिटीज़ थी वो इंक्रीज होना स्टार्ट हुई थी, उसी के साथ में स्टोरेज डिज़ाइनिंग स्टार्ट हो गई थी। और सबसे पहले जो डिज़ाइनिंग आया था अपने पास, डेटाबेसेस आए थे, एसक्यूएल डेटाबेसेस, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेजेस। और उस टाइम पे एक फॉर्मेट तैयार किया गया था कि यार अपन डेटा को स्ट्रक्चर फॉर्मेट में स्टोर करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर्स अपने पास जनरेट होने लग गई थी, और उनके ऊपर इतने सारे लोगों ने इतने सारी डेवलपमेंट हो चुके हैं, इतनी सारी चीज़ें बन चुकी है कि एसक्यूएल डेटा को प्रोसेस करना काफ़ी ईजी है। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपना एक अलग तरीके से ड्राइवर्स या प्रोग्राम्स आपको प्रोवाइड करती है कि आप इजीली स्ट्रक्चर फॉर्मेट में डेटा को स्टोर कर सको और प्रोसेस कर सको। तो अगर पूरा का पूरा डेटा जो अपन जनरेट कर रहे हैं वो टेबल फॉर्मेट में जनरेट होता, स्ट्रक्चर फॉर्मेट में जनरेट होता, तो अपने कोई इश्यू नहीं होता। लेकिन आज डिजिटल वर्ल्ड में, लाइक अगर अपन बात करें 2000 के आसपास आप जाओगे या 1990 के आसपास आप जाओगे, तो उस टाइम पे जो कंपनीज डेटा स्टोर करती थी वो डेटा उनके क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन होती थी, वैलिड इन्फॉर्मेशन होती थी, और डेटा कंपनी के थ्रू स्टोर किया जाता था। ऐसा नहीं कि क्लाइंट कंपनी की साइट पे आके डेटा अपलोड करता था। कंपनीज क्या करती थी, अगर आप अपलोड भी करता था तो कंपनी उन्हें एक स्पेसिफिक फॉर्म देती थी कि आप ये फॉर्म फिल करो, आपकी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे, और वो सारी इन्फॉर्मेशन टेबलर फॉर्मेट में स्टोर होती थी। बट आज के टाइम पे इतने सारे मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं जो डेली एक्टिविटी कर रहे हैं, और उनकी हर एक्टिविटी ट्रैक हो रही है, और वो एक्टिविटीज़ डिफरेंट डिफरेंट टाइप की है। जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, वो आपके कॉल लॉग की परमिशन मांगती है, वो आपके गैलरी की परमिशन मांगती है, जबकि चाहे उस एप्लीकेशन का कॉल लॉग और गैलरी से कोई लेना देना ही नहीं हो। बट क्यों? क्योंकि वो लोग देखना चाहते हैं कि आप कितना दिन बिजी रहते हो फ़ोन पे, आप गैलरी में किस तरह की इमेजेस कलेक्ट कर रहे हो, वो स्नीक इन करना चाहते हैं आपके डिवाइस में, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं। डेटा स्टोरेज के नाम पे आपसे परमिशन मांगते हैं, पर अगर आपने उनको परमिशन दी, देयर इज़ नो गारंटी कि वो आपके स्टोरेज में आपके फाइल्स को एक्सेस नहीं करेंगे। तो आपके फाइल्स को एक्सेस कर रहे हैं जस्ट बिकॉज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, और आपके बारे, आपके बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने के लिए, आपके माइंडसेट को प्रिडिक्ट करने के लिए उन डेटा को आगे यूज़ करता है। तो बेसिकली डेटा जो है अपने पास करंट टाइम पे, वो अपना अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी हो सकता है। अनस्ट्रक्चर्ड जहाँ पे कोई स्ट्रक्चर डेटा में नहीं हो, जैसे अपने पास वीडियोज़ हैं, अपने पास इमेजेस हैं, अपने पास कोई रो टेक्स्ट डेटा है। ऐसे आपने किसी को टेक्स्ट मैसेज भेजा है, तो वो टेक्स्ट मैसेज रो डेटा में आता है अपना, क्योंकि आप ऐसे टेबल बना के तो नहीं भेजोगे कि आईडी ये है, रीजन ये है, सब्जेक्ट ये है, आप मेल फॉर्मेट में नहीं भेजोगे। आप तो क्या करोगे, सीधा टेक्स्ट लिख दोगे। तो जो प्लेन टेक्स्ट होता है उससे अपन क्या बोलते हैं, रो टेक्स्ट बोलते हैं, या वो भी अपने पास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। सारी एप्लीकेशंस लॉग जनरेट करती है, उन लॉग्स में वो बताते हैं कि दिन भर आपकी एक्टिविटी स्टोर होती है कि आपने क्या किया, कब एप्लीकेशन ओपन करी, कब बंद करी। ऐसा तो नहीं है कि एप्लीकेशन हर मिनट सर्वर पर डेटा अपलोड कर रही है, ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं करती है। हर एप्लीकेशन का अपना बैकअप लेने का एक फिक्स टाइम होता है। तो हर एप्लीकेशन क्या कर रही होती है, आपके मोबाइल के अंदर एक फाइल बना के उसमें अपने लॉग्स को अपडेट कर रही होती है, एंड स्पेसिफिक टाइम पे, जैसे व्हाट्सएप रात को 2 बजे आपके सारे लॉग्स को अपडेट कर देता है सर्वर के ऊपर, तो वो सर्वर पे के साथ कर जाता है, अपना डेटा सिंक हो जाता है। तो यहाँ पे अपन जो बात कर रहे हैं कि जो डेटा के फॉर्मेट है वो अपने पास रो फॉर्मेट्स हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, टेबलर फॉर्मेट में नहीं है। इमेजेस हो सकती है, वीडियोस हो सकता है, आपकी फाइल्स हो सकती है, पाइथन की फाइल्स हो सकती है, वाट एवर काइंड ऑफ डेटा, दैट इज़ ऑल्सो डेटा। और वो डेटा भी सर्वर्स क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, कंपनीज कलेक्ट कर रही है, अपने पास डेटा कलेक्ट हो रहा है, और उसका स्ट्रक्चर क्या है, अनस्ट्रक्चर है, तो उसको प्रोसेस करना डिफरेंट टास्क है। यहाँ पे हर फाइल का अपना एक तरीका है। वीडियो प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग, ये बिल्कुल एक अलग फील्ड है। जैसे अपन डीप लर्निंग पढ़ते हैं, तो डीप लर्निंग को मेनली इमेज प्रोसेसिंग या वीडियो प्रोसेसिंग के लिए अपन यूज़ करते हैं। मशीन लर्निंग जो आपने पढ़ा है, सुपरवाइज अनसुपरवाइज, वो अपना स्ट्रक्चर डेटा पे ज़्यादा बेटर वर्क करता है।
और डीप लर्निंग जो है वो अपना वीडियोस वगैरह पे ज़्यादा वर्क करता है, क्योंकि उनको प्रोसेस करने का बिल्कुल तरीका अलग है, उनके अंदर से इंफॉर्मेशन फेच करने का तरीका अलग है। ऐसे जो रो टेक्स्ट होते हैं, लोग होते हैं, उनको प्रोसेस करने का तरीका अलग होता है। अगर लोग्स में थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर है तो अपन रेगुलर एक्सप्रेशन आपने पढ़ा होगा, तो रेगुलर एक्सप्रेशंस या अपन अलग तरह के टेक्निक्स फॉलो करते हैं, कुछ प्रोग्रामिंग टूल्स अपन यूज़ करते हैं कि उन लोग में से अपन जो भी अपने पास काम की इन्फॉर्मेशन है अपन उसे एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि जब आप बिग डेटा पे वर्क कर रहे हो तो आपको डेटा का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। एक और स्ट्रक्चर होता है अपने पास जिसे अपन बोलते हैं सेमी स्ट्रक्चर डेटा। तो सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है? जो ना तो स्ट्रक्चर्ड है और ना अनस्ट्रक्चर्ड है, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर हो लेकिन कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड नहीं हो। इसका बेस्ट एग्जांपल अपने पास जेसन होता है या नोएसक्यूएल डेटाबेसेस होते हैं। तो जेसन में क्या होता है, रिकॉर्ड्स होते हैं। जैसे ये एक पर्सन का रिकॉर्ड है, ये दूसरे पर्सन का रिकॉर्ड है, आप डिक्शनरी से रिलेट कर सकते हो जेसन को। मैंने बोला कि इस पर्सन की आईडी है जो अपने पास 1 2 3 है, इसकी भी आईडी है जो 4 5 6 है। बट जो इन्फॉर्मेशन रहेगी, जो रिकॉर्ड्स रहेंगे, वो दोनों के अलग अलग हो सकते हैं। जैसे इसके पास एक नेम हो सकता है कि इसका एक्स नेम है, इसके पास भी नेम हो सकता है, सेकंड वाले पर्सन के पास भी नेम नाम की हो सकती है, तो इसका नेम वाई है। लेकिन हो सकता है कि इसके पास सैलरी हो 50,000, इसके पास सैलरी नहीं हो, इसके पास क्या हो, इसके पास हमारे पास कोई रिकॉर्ड हो कि इसकी एज हमने स्टोर कर रखी है जो कितनी है 23 है। इस तरह के दो रिकॉर्ड है, ये थोड़े बहुत सिमिलर है। जैसे आईडी और नेम, ये दो कॉलम तो आपको हर रिकॉर्ड में मिल रहे हैं, लेकिन जो थर्ड कॉलम है या और भी एक्स्ट्रा कॉलम्स हो सकते हैं जो हर एक रिकॉर्ड में आपको नहीं मिल रहा है, तो इसके आप टेबल नहीं बना सकते हो, क्योंकि टेबल में हर रिकॉर्ड में सारे कॉलम्स होना जरूरी होता है। जबकि सेमी स्ट्रक्चर में कुछ कॉलम्स कॉमन हो सकते हैं, लेकिन सारे कॉलम्स कॉमन हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए भी अपने पास सेमी स्ट्रक्चर डेटा होता है, और उसको प्रोसेस करने के लिए अपने पास अलग तरह की टेक्निक्स होती है। नोएसक्यूएल डेटाबेसेस होते हैं, जेसन फॉर्मेटिंग होता है, या अलग अलग अपने पास टेम्पलेट्स होते हैं डेटा के जिनके थ्रू अपन प्रोसेस कर सकते हैं। तो 3 वी की प्रॉब्लम अपने देखी। अब जितनी ज़्यादा वेराइटी का डेटा होगा उसको प्रोसेस करना उतना ही कॉम्प्लेक्स होगा। कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है, कौन सा टूल यूज़ करना है, कैसे रीड करना है, कैसे प्रोसेस करना है, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर चेंज होगा। तो अगर कोई कंपनी डील कर रही है बिग डेटा में, तो उसको अलग अलग डेवलपर्स हायर करने पड़ेंगे, अलग अलग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, अलग तरह से प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, अलग अलग टाइप के डेटा को प्रोसेस करने के लिए अलग अलग टूल्स बिल्ड करने पड़ेंगे। तो वैरायटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कैसे आप अपने बिग डेटा की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो। तो ये 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, वॉल्यूम, वेलोसिटी एंड वैरायटी। यहाँ तक कुछ बोलना है, कुछ पूछना है किसी को तो पूछ सकते हैं, नहीं फिर अपन आगे बात करते हैं। कुछ बोलना है किसी को? ठीक है, तो ये तो अपने पास 3 कीज थी, लोग 2 की और यूज़ करते हैं। मेन तो 3 कीज होती है, 3 वीज होते हैं। 5 वी में अगर आप जा रहे हो तो आप 2 चीज़ और यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे एक होता है अपने पास वैल्यू, कई लोग यूज़ कर लेते हैं वैल्यू को। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वैल्यू? वैल्यू का मतलब होता है कि कोई भी डेटा अपन स्टोर कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई बिजनेस लॉजिक होगा, कोई ना कोई क्या करना चाहते हैं अपन उसमें से इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो डेटा को जब डील कर रहे हैं तो अपने ये देख चेक करना चाहते हैं कि कंपनी के लिए डेटा कितना सेंसिटिव है ना। तो अपने के लिए डेटा कितना इंपॉर्टेंट है। अगर डेटा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जैसे अपन बात करें आपके बैंकिंग रिकॉर्ड्स हैं, आपके बैंकिंग रिकॉर्ड्स आर वेरी सेंसिटिव डेटा, तो उनके जो वैल्यू है आपके बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स की, बैंकिंग अपडेट्स की, उनके अंदर आप क्या नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कर सकते हो। अगर थोड़ा बहुत भी आपने इधर उधर किया, एक भी ट्रांजेक्शन इधर उधर हुआ या एक भी ट्रांजेक्शन ड्रॉप हो गया, अपडेट नहीं हुआ, तो उससे काफ़ी नुकसान हो सकता है आपके कस्टमर को भी और आपकी कंपनी को भी। तो कुछ डेटा की वैल्यू जो होती है ना वो बहुत हाई होती है। तो उसके हिसाब से फिर अपना जब इंफ्रास्ट्रक्चर आप डिज़ाइन करते हो, उसकी सिक्योरिटी डिज़ाइन करते हो, उसका एक्सेस मैनेजमेंट डिज़ाइन करते हो, ठीक है, आप उसकी कंकरेंसी डिज़ाइन करते हो, आप ये चेक करते हो कि क्या मेरा जो ऑपरेशन है वो रियल टाइम में होना चाहिए। अगर ऑपरेशन मेरा क्या होता है, फेल होता है, तो किस तरह से मैं उस ऑपरेशन जो अगर मेरा कोई भी ट्रांजेक्शन फेल होता है तो किस तरह से अपन उस ट्रांजेक्शन को हैंडल करेंगे, किस तरह से अपन वापस से सारी चीज़ों को रोल बैक करेंगे ताकि कोई किसी भी तरफ क्या नहीं हो, डेटा गलत अपडेट नहीं हो। क्योंकि अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर मिस अपडेट हुई या गलत अपडेट हुई तो उसका लॉस बहुत बुरा होगा, जस्ट बिकॉज डेटा की वैल्यू बहुत हाई है। तो अगर डेटा के अंदर वैल्यू भी है और वो वैल्यू बहुत ज़्यादा सेंसिटिव वैल्यू है, तो फिर आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे अपने डिजाइनिंग को लेके कि कैसे डेटा स्टोर करोगे, कैसे प्रोसेस करोगे, उसकी सिक्योरिटी को लेके, हर चीज़ को लेके आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा क्या होना पड़ेगा,
ठीक है, ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको वरी होना पड़ेगा, ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो बेसिकली वैल्यू इज ए इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेटा, और जितना ज़्यादा वैल्यूबल डेटा है उतनी ज़्यादा अपने को इफ़िशियंसी, उतनी ज़्यादा अपने को क्या करना पड़ेगा, उसका केयर करनी पड़ेगी। और एक और भी लोग यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं वेरासिटी। ठीक है, वेरासिटी क्या होता है, 5V प्रॉब्लम और बोल सकते हैं, 3V मेन होता है अपना कि ये तो हर जगह होगी होगी, वैल्यू कई बार हाई होती है, और एक होती है अपने पास वेरासिटी। वेरासिटी किसे बोलेंगे, वेरासिटी ऑफ डेटा का मतलब होता है क्वालिटी डेटा, है ना। वैल्यू का मतलब है कि डेटा की कॉस्ट या कॉस्ट टू कंपनी कितनी हाई है ना, कॉस्ट टू कंपनी या कॉस्ट टू कस्टमर कितनी हाई है, वैल्यू कितनी हाई है। और वेरासिटी का मतलब होता है क्वालिटी, व्हाट क्वालिटी ऑफ डेटा इज देयर। क्वालिटी का मतलब है कि जैसे आप बात कर रहे हो, अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर डेटा है, अनस्ट्रक्चर डेटा है। तो जब डेटा अपन जनरेट कर रहे हैं, तो जो डेटा अपन स्टोर कर रहे हैं अपने बिग डेटा सिस्टम के अंदर, अगर आप डेटा स्टोर कर रहे हो तो उस डेटा की क्वालिटी आप चेक करते हो कि अगर आप रो क्वालिटी में डेटा स्टोर करते हो तो फिर आप कंप्यूट करते हो कि रो क्वालिटी को स्टोर करने के लिए कितना स्पेस चाहिए होगा, उसको प्रोसेस करने के लिए कितनी कंप्यूटेशन चाहिए होगा, और कंपनी को वो कितना कॉस्ट करेगा उस डेटा की क्लीनिंग प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, क्लीन करना। क्योंकि देखो अपन ने, अगर आपने डेटा साइंस पढ़ा है तो अपना पहला स्टेप होता है कलेक्शन, सबसे पहले अपन डेटा कलेक्ट करते हैं। सेकंड स्टेप क्या होता है अपना, सेकंड स्टेप होता है ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन आप बोलते हो, या इसको हम डेटा क्लीनिंग बोलते हैं। उसके बाद फिर आप एनालिसिस वगैरह स्टार्ट करते हो। डेटा क्लीनिंग करने पे आपको क्या मिलता है, स्ट्रक्चर डेटा मिलता है, एक वेल फॉर्मेटेड या वेल मॉडल्ड डेटा मिलता है जिसके ऊपर आप आगे प्रोसेसिंग कर सकते हो। तो कलेक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन की अपन बात कर रहे थे, तो डेटा क्लीनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, और 80% टाइम अपन जो इन्वेस्ट करते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट और एज ए डेवलपर इन ए सिस्टम, वो अपन सिर्फ डेटा कलेक्शन और क्लीनिंग पे अपन वर्क करते हैं। ताकि मशीन लर्निंग अप्लाई करना हो गया, एनालिसिस करना हो गया, वो 20% ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्क होता है पूरे। अगर अपन लाइफ साइकिल की बात करें आपके प्रोडक्ट की, तो उसमें मेन स्ट्रक्चर यही होता है कि आप कैसे डेटा कलेक्ट करोगे, कैसे ट्रांसफॉर्म करोगे, और उसके आगे तो फिर चीज़ें फिक्स होती है कि आपके डेटा का टाइप क्या है, आपका बिजनेस लॉजिक क्या है। उसके हिसाब से आप, अगर आपको नॉलेज है तो आप अपना एनालिसिस और मशीन लर्निंग उसमें क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो। बट ये जानना बहुत जरूरी है कि डेटा की क्वालिटी कैसी है, और उस क्वालिटी पर अपन कितना इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, किस तरह से अपन डेटा को प्री प्रोसेस करने वाले हैं। तो दिस इज और फिफ्थ वी। ये 5 प्रॉब्लम्स हैं, और चूंकि डेटा ये क्वालिटी भी बहुत डिफर होती है बिग डेटा के अंदर, अपन ये नहीं बोल सकते कि अपन हाई क्वालिटी डेटा ही स्टोर करेंगे। हमारे लिए हर टाइप की इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हमें ये भी लेके चलना पड़ता है कि वेरासिटी क्या है डेटा की, कि क्वालिटी किस तरह की है, उस हिसाब से हमें टूल यूज़ करने पड़ेंगे। तो सपोज करो अगर रो डेटा है बिल्कुल, तो हमें अलग तरह के टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे। अगर स्ट्रक्चर डेटा है, सेमी स्ट्रक्चर डेटा है, तो हमें अलग तरह के करने पड़ेंगे, रूल्स या टूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, और उनकी कॉस्टिंग के हिसाब से सोचना पड़ेगा कि क्लीनिंग में कितना कॉस्ट आने वाला है, डेवलपर का कितना कॉस्ट आएगा, टूल का कितना कॉस्ट आएगा, सर्वर का कितना कॉस्ट आएगा। हर कंपनी हर चीज़ सोचती है, ठीक है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है बिग डेटा के साथ में। ये सारी प्रॉब्लम्स अपने पास है, सारे इश्यूज अपने पास है, 5V अपने पास इश्यूज हैं जिनको अपन बोलते हैं। और इनको सोल्व करने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी अपन यूज़ करते हैं, अलग अलग टूल्स अपन यूज़ करते हैं। जैसे जो बड़ी कंपनीज है उन्होंने अपने अपने टूल्स बना रखे हैं। सबसे पहले बिग डेटा जो इंट्रोड्यूस किया था वो गूगल ने इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि गूगल जब सर्च इंजन बिल्ड कर रहा था और इंटरनेट काफ़ी फेमस हो रहा था, तो धीरे धीरे इतने ज़्यादा हिट आ रहे थे गूगल की वेबसाइट पे, और उसको इतनी सारी वेबसाइट्स अपलोड हो रही थी कि पहले स्टार्टिंग में आप देखोगे 1990 से 1995 तक आप देखोगे तो दुनिया में हो गए 1000-1500 साइट्स होगी टोटल कुल मिला के। लेकिन जैसे इंटरनेट बड़ा हुआ, इंटरनेट सस्ता हुआ और लोगों तक इंटरनेट पहुंचा, लोगों तक कंप्यूटर पहुंचा, बिजनेस ऑनलाइन होना स्टार्ट हुए, तो अचानक से बूम आ गया इंटरनेट के अंदर। फिर वेबसाइट्स, जैसे पहले 1000 वेबसाइट्स थी, तो वो 1000 वेबसाइट 10,000 15,000 वेबसाइट्स में कन्वर्ट होगी। आगे 15,000 15, अपन बोल सकते हैं कि 15,000 वेबसाइट्स अपने 50-60,000 वेबसाइट्स में कन्वर्ट होगी। आज के टाइम पे आप देखते हो कि एक छोटा सा दुकान वाला भी अपनी वेबसाइट होस्ट करके रखता है। जैसे जयपुर, अगर मैं जयपुर की बात करूँ तो कान्हा वगैरह रेस्टोरेंट्स हैं, वो भी अगर आप उनको अपना चलाना है बिजनेस, तो एक वेबसाइट डिप्लॉय करके रखेंगे। यानी अगर आप देखोगे तो आप मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स अपने पास चल रही है करंट टाइम पे इंटरनेट के ऊपर। और जब आप कुछ सर्च करते हो गूगल पे कि व्हाट इज़ बिग डेटा, आपने सर्च किया और वो आपको कुछ रिटर्न करता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको रिटर्न करता है गूगल, कि ये वो 10-15 लिंक देगा स्टार्टिंग की टॉप, जहाँ पे क्लिक करके आप बिग डेटा के बारे में पढ़ सकते हो। तो इन लिंक के पीछे जो वर्किंग चल रही है बिग डेटा की,
आपको पता चलेगा कि जितनी मिलियन साइट्स है वो हर साइट पे जाके कंटेंट सर्च करते हैं कि कौन कौन सी साइट पे आपके इस क्वेश्चन का आंसर रखा हुआ है। उसके बाद में वो अपनी इंडेक्स बिल्डिंग करता है कि कौन सा आंसर सबसे अप्रोप्रिएट होगा आपके इस क्वेश्चन को लेके, जिसको ज़्यादा लोगों ने व्यू किया है या ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट किया है, तो उसके हिसाब से वो टॉप 10 आपको वेबसाइट शो करेगा। अब आप रियल टाइम में देखो तो गूगल क्या कर रहा है, यहाँ पे पेंटाबाइट्स ऑफ डेटा प्रोसेस कर रहा है विद इन ए सेकेंड और मिली सेकेंड। जैसे आप टाइप करते हो, इंटरनेट स्पीड अच्छी है आपकी, आप टाइप करके एंटर मारते हो, फटाफट आपके 1 सेकंड के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन इतना रियल टाइम में 1 सेकंड में आपको रिजल्ट मिल गया, लेकिन उसने डेटा कितना प्रोसेस किया है, पेंटाबाइट्स ऑफ डेटा प्रोसेस किया है। तो इनिशियली जो अपने सेंट्रलाइज सिस्टम थे उनमें प्रॉब्लम क्या थी कि अगर वो सिस्टम अपन डिजाइन करें और उसके बेसिस अपन सर लुकअप करें हर एक वेबसाइट के कंटेंट को, तो वहाँ पे टाइम काफ़ी ज़्यादा लग रहा था प्रोसेस करने के लिए डेटा को। डेटा क्या होता जा रहा था, बड़ा होता जा रहा था, बिग डेटा होता जा रहा था, और जो इश्यूज अपन ने डिस्कस कर रहे हैं वो इश्यूज भी क्या होते जा रहे थे, इंक्रीज होते जा रहे थे। तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर, उस पर्टिकुलर केस में अपन क्या करेंगे, अपने को क्या करना है, अपने को ये करना है कि यार इतने इश्यूज इंक्रीज होते जा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपना कंप्यूटेशन का वे चेंज करना पड़ेगा, हमें अलग तरह से टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी, अलग टूल डेवलप करने पड़ेंगे, हमें हमारा पूरा तरीका चेंज करना पड़ेगा। तो गूगल ने 2001 के अंदर, मतलब 2000 से पहले ही उन्होंने इम्प्लीमेंट कर लिया था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ 3 रिसर्च पेपर पब्लिश करे जो सबसे बड़े माइलस्टोन माने जाते हैं बिग डेटा के अंदर, जिनमें से एक सबसे पहला पेपर उन्होंने पब्लिश किया था डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के ऊपर। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, गूगल कंप्यूटिंग हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज, गूगल फाइल सिस्टम उन्होंने बनाया था। तो डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज बात करेंगे अपने इसकी। मैं आपको तीनों पेपर सेंड करूंगा गूगल के, आपके पास अगर टाइम हो तो आप जाना डिज़ाइन प्रिंसिपल पे कि कैसे उन्होंने डिज़ाइन किया था कि डेटा स्टोर कैसे करेंगे, डेटा को प्रोसेस कैसे करेंगे और मैनेजमेंट कैसे करेंगे। बेसिकली 3 चीज़ें आप समझ सकते हो यहाँ से, एक तो स्टोरेज की प्रॉब्लम, दूसरा कंप्यूटेशन की प्रॉब्लम कि डेटा कैसे स्टोर करेंगे, स्टोर कर लेंगे तो उसे कंप्यूट कैसे करेंगे, प्रोसेस कैसे करेंगे, और तीसरा क्या था, मैनेजमेंट की प्रॉब्लम। क्योंकि एक मशीन पे तो अपने काम नहीं कर सकते, अगर बड़ा डेटा है तो अपने को बहुत सारी मशीनें यूज़ करनी पड़ेगी, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर अपने को यूज़ करना पड़ेगा। और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में अगर आप मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर अपन बोलते हैं, पर आजकल टर्मिनोलॉजीज चेंज हो रही है, गिट वगैरह या जो बिग डेटा वगैरह जो टेक्नोलॉजीज हैं, इन्होंने ये जो अपना कन्वेंशन है मास्टर स्लेव वाला, इस कन्वेंशन को क्या कर रहे हैं वो लोग डेप्रिकेट कर रहे हैं, क्योंकि ब्लैक लाइफ मैटर्स वाला इशू चल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उस चक्कर में अपन बात करें मास्टर स्लेव को, तो ऐसा लगता है कि अपन किसी एक पर्टिकुलर थिंकिंग को प्रमोट कर रहे हैं कि कोई सुपीरियर है और कोई उसका नौकर है। तो कंपनीज क्या कर रही है, मास्टर स्लेव की जगह बेसिकली क्या यूज़ करने ट्राई कर रही है कि मेन कंप्यूटर और सेकेंडरी कंप्यूटर, प्राइमरी सेकेंडरी मेन और अदर, इस तरह से अपन यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा बेसिक जो सर्वर और क्लाइंट है, ये सबसे बेस्ट टर्म है डिफाइन करने के लिए कि अपने पास सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर होता है। तो अपन बोल सकते हैं कि अपने पास बहुत सारे स्लेव्स हैं या बोल सकते हैं क्लाइंट्स हैं और एक सर्वर है। तो सर्वर अपना मेन कंप्यूटर है और ये अपने सेकेंडरी कंप्यूटर्स हैं। तो ऐसे बहुत कनेक्टेड रहेंगे अपनी इन्फॉर्मेशन को या डेटा को प्रोसेस करने के लिए। एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट जस्ट बिकॉज जितना बड़ा डेटा होगा उसके लिए उतने ज़्यादा कंप्यूटर्स अपने को लगेंगे क्या करने के लिए, उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए रियल टाइम में। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बिग डेटा में सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि बहुत बहुत बड़ा डेटा अपने को प्रोसेस करना है, लेकिन टाइम लिमिट के अंदर। ऐसा नहीं हो कि गूगल पे आपने सर्च किया और 2 घंटे बाद गूगल उस सर्च का रिजल्ट आपको वापस से रिटर्न कर रहा है। अगर ऐसा करेगा तो फिर सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा उस बिग डेटा प्रोसेसिंग का अपने पास। तो दैट्स वाई आपने सर्च किया, 1 सेकंड में आपको आंसर मिलना चाहिए। तो इतने बड़े डेटा को 1 सेकंड में कैसे प्रोसेस करोगे, सारा खेल इसी का है बिग डेटा के अंदर। तो उसके लिए कैसे टेक्नोलॉजी को अपन चेंज करेंगे, तो उसके हम बात करेंगे स्टोरेज वगैरह की। तो ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं। मैनेजमेंट का मतलब क्या है, मैनेजमेंट का मतलब है कि सारे कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करने चाहिए और इन पे किस कंप्यूटर पे क्या वर्क चल रहा है। ठीक है, अगर कितने कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी अपने को, आगे और कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी तो अपन ऐड कर पाए, ये सारी है ना। इस मैनेजमेंट का एक अलग से अपने पास टूल होना चाहिए, एक अलग से एक इफिशिएंट तरीका होना चाहिए इन सारे सिस्टम्स को क्या करने के लिए, मैनेज करने के लिए। तो वो उन्होंने डिज़ाइन किया। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि गूगल ने जो सबसे पहला पेपर लॉन्च किया था, गूगल फाइल सिस्टम GFS, वो स्टोरेज के ऊपर था कि गूगल फाइल सिस्टम हम बोल सकते हैं, या उन्होंने बोला था कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। अपन गूगल के ऊपर नहीं जा रहे हैं, बाद में हडूप गूगल को देख के हडूप डेवलप करा गया। हडूप एक काफ़ी फेमस टूल है जो कि काम करता है किसके लिए, बिग डेटा प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए काम करता है। तो सबसे पहले गूगल आया, गूगल ओपन सोर्स नहीं था, तो गूगल ने काफ़ी सारे काम किए, वो क्लोज सोर्स वर्क थे।
क्लोज सोर्स कंपनी है, तो गूगल बोलता है कि आप हमारी टूल्स और टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हो अगर आपको बिग डेटा सोल्यूशन चाहिए और आप हमें पे करोगे उस चीज़ के लिए। तो लोगों ने बोला कि यार हमें गूगल को बहुत सारा पैसा पे करना पड़ रहा है, पर गूगल ने क्या किया, रिसर्च को पब्लिक कर दिया। उन्होंने जो अपने रिसर्च पेपर थे कि वो किस तरह से डेटा को मैनेज कर रहे हैं, वो सारी चीज़ उन्होंने पब्लिक कर दी थी। तो उन रिसर्च पेपर को पढ़ के जो ओपन सोर्स कम्युनिटी वाले लोग हैं, उन्होंने अपना एक टूल डेवलप किया जिसे हम बोलते हैं हडूप। हडूप बेसिकली क्या कॉम्बिनेशन है बहुत सारे टूल्स का, जो आपके डेटा को स्टोर, कंप्यूट और मैनेज करने के लिए हेल्प करेंगे। तो हडूप ओपन सोर्स था, वो गूगल से इंस्पायर होकर डिज़ाइन किया गया। उसके बाद में आज अपन देखें, करंट मार्केट में अपन देखें तो बहुत सारे टूल्स आ गए हैं। जैसे स्पार्क की अपन बात करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर अपन जाते हैं तो AWS ने अपना AWS हो गया, डेटाब्रिक्स हो गया, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जिन्होंने अपने अपने क्या दिए हुए हैं, बिग डेटा को प्रोसेस करने के टूल दिए हुए हैं। जैसे डेटाब्रिक्स आप ले सकते हो नाम, डेटाब्रिक्स से अपने पास है, AWS का EMR है, अमेजन में प्रोड्यूस, ठीक है, इलास्टिक में प्रोड्यूस। तो ऐसी बहुत सारी सर्विसेज है जो काफ़ी पॉपुलर हो रही है, और बहुत सारे टूल्स भी बन गए अपने पास। जैसे किबाना की बात करते हैं, ग्राफाना की बात कर लो, या कैसेंड्रा हो गया। अपने पास लिंक्डइन अपना डेटा मैनेज करने के लिए लिंक्डइन ने काफका बनाया था। फेसबुक ने अपना डेटा मैनेज करने के लिए अलग टूल्स बनाए थे। तो हर कंपनी ने बहुत सारे टूल डेवलप करे सेम कंसेप्ट को यूज़ करते हुए। तो बेसिकली अगर आप बिग डेटा पढ़ रहे हो तो आप इन सारे टूल्स को नहीं पढ़ सकते हो। लाइक आप ट्राई करो कि आप ये सारे टूल पढ़ लो, पढ़ तो सकते हो, बट दैट विल टेक लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस। कि आप EMR भी पढ़ रहे हो, आप डेटाब्रिक भी पढ़ रहे हो, आप स्पार्क भी पढ़ रहे हो, ठीक है, आप हडूप भी पढ़ रहे हो, आप थोड़ा बहुत बिग क्वेरी के बारे में पढ़ रहे हो, या GFS के बारे में पढ़ रहे हो, तो इट विल टेक लोट्स एंड लोट्स ऑफ टाइम। बट आप क्या कर सकते हो, आप बिग डेटा को समझ सकते हो कि बिग डेटा क्या है। अगर आपको बिग डेटा समझ में आ गया, आपको समझ आ गया कि ये सारे टूल सेम तरीके से काम करते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। ये सारे क्या करते हैं, स्टोरेज के लिए भी डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज यूज़ करते हैं। जो कंसेप्ट है अपना मेन वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज। और कंप्यूटेशन में क्या करते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशन करते हैं। और मैनेजमेंट के लिए ये डिस्ट्रीब्यूटेड क्लस्टर्स को मैनेजमेंट करते हैं। तो इसमें बोलते हैं पे क्लस्टर मैनेजमेंट। ये तीन चीज़ें अपने पास मेन होती है कि जब भी हम बिग डेटा की बात करते हैं, अपने को डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज के बारे में पता होना चाहिए कि डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करके कैसे स्टोर करेंगे। अपने को डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशन के बारे में पता होना चाहिए कि डेटा को कैसे अपन मल्टीपल कंप्यूटर्स पे प्रोसेस कर सकते हैं पैरेलली, और उन मल्टीपल कंप्यूटर्स को कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि जो मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं उन्हें अपन बोलते हैं क्लस्टर। क्लस्टर यानी कलेक्शन ऑफ नोड्स, और नोड यानी कलेक्शन ऑफ मल्टीपल, नोड यानी ए सिंपल कंप्यूटेशन डिवाइस, और एक सर्वर जिसको अपन बोलते हैं नोड। तो नोड, बहुत सारे नोड मिलके क्लस्टर बनाते हैं, और ऐसे बहुत सारे क्लस्टर मिलके क्या बनाते हैं, बिग डेटा सॉल्यूशन का आर्किटेक्चर बनाते हैं। तो उस आर्किटेक्चर को मैनेज करने के लिए अपने पास टूल्स होने चाहिए। तो मैनेजमेंट के टूल्स कौन कौन से हैं, कैसे अपन उनको यूज़ करते हैं। और अगर आप ये तीन चीज़ पढ़ लोगे और ये तीन चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, तो फिर आप चाहे गूगल पे काम करो, चाहे हडूप पे काम करो, स्पार्क पे करो, किसी पे भी काम करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके बेसिक्स आपके अच्छे होने चाहिए। बस आपको कुछ जैसे अपन बोल रहे हैं कि आपको पाइथन सीखनी है, काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन आप बोलोगे यार आर भी पॉपुलर है, वो सीखनी चाहिए, जावा भी पॉपुलर है, वो सीखनी चाहिए, है ना, जावा स्क्रिप्ट पॉपुलर है, वो सीखूं, या बोल रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं रूबी काफ़ी अच्छी लैंग्वेज है, वो सीख लो। लोग आजकल फ्लटर चल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि फ्लटर सीख लो। तो एक बंदा ये सारी चीज़ें नहीं सीख सकता है। इफ़ आर एमिंग टू लर्न दोज थिंग्स, आप अगर सोचोगे मैं सब चीज़ सीख लूँ, सीख तो सकते हो, पर वो बेवकूफ़ी होगी। बट अगर आप सोचो कि सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इनके कंसेप्ट क्या हैं, काफ़ी सिंपल है। अगर आपने पाइथन पढ़ी है तो आर पढ़ना आपके लिए बड़ी बात नहीं है। अगर आपने जावा पढ़ा है तो कोई और लैंग्वेज पढ़ना आपके लिए बड़ी बात नहीं है। आप एक लैंग्वेज अगर अच्छे से कवर कर लोगे, बाकी लैंग्वेज पढ़ने में आपको काफ़ी कम टाइम लगेगा, और वो काफ़ी ईजिली आपको समझ में आएगी, है ना। जैसे आपने सी लैंग्वेज अगर अच्छे से पढ़ी है तो पाइथन में बिल्कुल जोर नहीं आएगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग अपना मेन कंसेप्ट है। अगर आपको प्रोग्रामिंग के बारे में पता है, PPL, प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पता है, तो फिर आप लैंग्वेज में सिंटेक्स चेंज होता है सिर्फ। लाइक पाइथन और जावा में कोई डिफरेंस नहीं है। लोग बोलते हैं जावा हार्ड है, पाइथन ईजी है, वो लोग बेवकूफ़ है जो बोलते हैं कि पाइथन हार्ड है या जावा ईजी है, या ये लैंग्वेज अच्छी है, लैंग्वेज बुरी है। डजेंट मैटर, सब लैंग्वेज अपनी जगह पे बेटर है। दूसरा, उनमें डिफरेंस क्या है, उनमें डिफरेंस सिंटेक्स का है सिर्फ। काम तो एक ही कर रहे हो, पर एक में इजी तरीके से काम कर रहे हो, एक में हार्ड तरीके से कर रहे हो, और वो भी डिपेंड करता है कि इजी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इजी है, हार्ड आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हार्ड है, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी को जावा अच्छी लगती है तो उसको जावा इजी लगेगी, ठीक है। तो वो अपना पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है कि किस वे में अपन चीज़ों को व्यू कर रहे हैं, किस वे में अपन चीज़ों को देख रहे हैं। तो प्रोग्रामिंग के जो कंसेप्ट हैं, लाइक वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पता है, आपको पता है कि लूपिंग क्या होती है, कैसे अपन लूप्स को कंट्रोल करते हैं, ब्रेक कंटिन्यू क्या होता है लूप में, आपको पता है कि फंक्शंस क्या होते हैं, और फंक्शन के स्कोप क्या होता है, स्कोप मैनेजमेंट क्या होता है, ब्लॉक मैनेजमेंट क्या होता है, आपको पता है कि उप्स क्या होता है,
कैसे उसको यूज़ करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है, ठीक है, थ्रेडिंग क्या होती है ना, सॉकेट प्रोग्रामिंग क्या होती है। ये अपने बेसिक कंसेप्ट है, ये हर लैंग्वेज में सेम रहते हैं, बस सिंटेक्स चेंज होता है। आप कुछ भी पढ़ लो, सब जगह पे क्या रहेगा अपना अपने आप फंक्शन ही रहेंगे, चाहे जावा में पढ़ो चाहे पाइथन में पढ़ो, उप्स ही रहेगी, चाहे किसी भी लैंग्वेज में पढ़ो, कंसेप्ट सेम रहेंगे, लॉजिक सेम रहेंगे, बस इंप्लीमेंटेशन का तरीका चेंज हो जाएगा। सेम तरीके से ये तो इम्प्लीमेंटेशन है, आप बोल सकते हो कि गूगल पाइथन की तरह है, हडूप जावा की तरह है, स्पार्क आर लैंग्वेज है, इस तरह से हैं अपने, लेकिन ये जो काम कर रहे हैं वो काम आपको समझ में आना चाहिए। बिग डेटा क्यों यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं, वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो विल टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशन, स्टोरेज एंड मैनेजमेंट, इनके बारे में अपन बात करेंगे। तो पहले यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो, अपन पहले इस पीपीटी को फिनिश करते हैं, थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं बिग डेटा का, फिर ये एक एक अपन डिस्कस करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशन क्या होता है, और डिस्ट्रीब्यूटेड मैनेजमेंट क्या होता है। एंड अपन इस बिग डेटा कोर्स में जो पढ़ने वाले हैं मेनली अपन हडूप आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, हडूप के बाद में अपन थोड़ा सा क्या पढ़ेंगे, स्पार्क पढ़ेंगे अपन, कि स्पार्क किस तरह से अपन यूज़ कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में। तो दो टूल्स अपन सीखेंगे बेसिकली, और अपन मेनली क्या सीखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशन क्या होता है, स्टोरेज क्या होता है, और मैनेजमेंट क्या होता है। किसी कुछ पूछना है यहाँ तक तो बताओ, कोई डाउट है किसी का? समझ में आया सबको जो मैंने बताया? ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं अपन, क्योंकि आप लोग मेरी बात सुन सुन के बहुत बोर हो गए होंगे। सो लेट्स टेक 10 मिनट ब्रेक, देन विल कंटिन्यू फॉर 1 आवर। सो अपन बात करेंगे बिग डेटा की, बात करेंगे बेसिकली, और थोड़ा बहुत अगर हो सका तो डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज की बात करके हडूप के कुछ फ्रेमवर्क की बात करेंगे, कौन कौन से फ्रेमवर्क या टूल्स है जो अपन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 मॉड्यूल्स यूज़ कर रहा हूँ। दस मिनट यानी 600 सेकेंड्स। सो बेसिक कोड मैंने लिखा है पाइथन का, जो अपने को 10 मिनट बता देगा कि 10 मिनट कंप्लीट हो गया अपना। टाइम इज़ नॉट डिफाइंड, काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है। अपन ने स्लिप सीधा इंपोर्ट किया हुआ है, तो जो कोड अपन लिख रहे थे थोड़ा सा अपने को चेंज करना पड़ेगा कि 40 किलोमीटर इन दिस, एंड जहाँ पे मैं टाइम डॉट स्लिप लिख रहा था, स्लिप लिखना पड़ेगा सिर्फ, और एल्स पार्ट तो अपना सेम ही रहेगा।
ओके, रेडी एवरीवन, स्टार्ट करें वापस। ठीक है, तो बिग डेटा के बारे में हमने जो पढ़ा उसको अपन इसमें कवर करते हैं। आउटलाइन देखते हैं कि इस पीपीटी का आउटलाइन क्या है, अपना कोर्स का आउटलाइन क्या है। तो सबसे पहली चीज, स्ट्रक्चर एंड डेटा क्या होता है, बिग डेटा क्या चीज़ है, बिग डेटा का इकोसिस्टम और लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन होता है, क्या काम करते हैं अपन बिग डेटा के अंदर, और क्या इकोसिस्टम है, क्यों यूज़ करते हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्री है जो बिग डेटा यूज़ कर रही है रियल टाइम पे, एप्लीकेशंस क्या हैं बिग डेटा की, क्या क्या चैलेंजेस हैं हमारे पास इन इन दिस फील्ड ऑफ बिग डेटा, एंड देन सॉल्यूशन की अपन बात करते हैं। तो हडूप फ्रेमवर्क क्या है, क्योंकि हडूप अपना एक सॉल्यूशन है बिग डेटा प्रॉब्लम्स का या बिग डेटा को सोल्व करने का। तो पहले अपन बात करते हैं हडूप कंपोनेंट्स की, कि क्या क्या कंपोनेंट होते हैं हडूप में। कंपोनेंट का मतलब है कि जो प्रॉब्लम्स अपन ने फेस करी है, कि कैसे स्टोर करेंगे, कैसे कंप्यूट करेंगे, उनको सोल्व करने के लिए अलग अलग अपने पास टूल्स और अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। हडूप कैसे वर्क करता है, फिर अपन बात करते हैं स्टोरेज के लिए, तो उसके लिए अपन HDFS यूज़ करते हैं, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। एंड देन अपन बात करते हैं कंप्यूटेशन की, तो उसके लिए अपन मैपरेड्यूस यूज़ करते हैं। ये कंप्यूटेशन भी करता था हडूप वर्जन 1 में, साथ में मैनेजमेंट भी करता था, पर हडूप 2 में इसको चेंज कर दिया गया। हडूप 3 अभी लेटेस्ट है, तो हडूप 2 में चेंज करके कंप्यूटेशन को चेंज किया गया। ठीक है, मैपरेड्यूस सिर्फ कंप्यूटेशन फ्रेमवर्क है अपना, और हडूप वर्जन 3 के अंदर या 2 के अंदर अपन बात करें तो यान अलग से इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि अपना मैनेजमेंट टूल है। तो इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सिंपल टू स्टार्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम फाइल साइज यू हैव एवर डेल्ट सो फार। तो अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर दोगे तो आपने देखा होगा कि कुछ लोगों ने फाइल्स देखी होगी नॉर्मल, कुछ ने मूवीज़ वगैरह देखी होगी, कुछ ने वीडियोस वगैरह स्ट्रीम किए होंगे, या कुछ ने गेम्स वगैरह की फाइल्स इधर उधर ट्रांसफ़र करी होगी। तो मैक्सिमम आपने 10 GB, 15 GB, 25 GB, 30 GB तक की फाइल्स देखी है। पर जब अपन सर्वर की बात करते हैं, इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो जो अमाउंट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, इन पेंटाबाइट्स और डेटाबाइट्स ऑफ के फॉर्मेट में अपने पास होता है। तो यहाँ पे कुछ यूनिट्स दी हुई है अपने पास मेमोरी की, कि सबसे छोटी जो यूनिट होती है अपन बात करते हैं बिट की, फिर बात करते हैं बाइट की, एंड जो अपन फाइल साइज अपन देखना स्टार्ट करते हैं वो अपन किलो बाइट से देखना स्टार्ट करते हैं। तो 1 किलोबाइट इक्वल्स टू 10⁻³ बाइट्स, और इसको हम बोलते हैं 2⁻10 इसकी बाइनरी साइज होती है। फिर अपन मेगाबाइट की बात करते हैं, वो 10⁻6 उसकी साइज़ होती है बाइट्स के अंदर, और उसकी बाइनरी साइज होती है 2⁻20, एंड सॉन गीगाबाइट। गीगाबाइट के बाद अपन टेराबाइट्स की बात करते हैं, 100 गीगाबाइट्स इक्वल्स टू 1 टेराबाइट, 100 टेराबाइट्स इक्वल्स टू 1 पेटाबाइट, 100 पेटाबाइट्स इक्वल्स टू 1 एक्साबाइट, और सेम 100 एक्साबाइट्स इक्वल्स टू 1 योटाबाइट। उसके बियॉन्ड भी अपने पास है मेजरमेंट्स हैं। अगर आपको योटाबाइट के आगे भी जानना है तो आप चेक कर सकते हो, देर आर अनदर मेमोरी मेजरमेंट्स आर देयर। बट बिग डेटा की साइज बताने के लिए अपन बात करते हैं पेंटाबाइट या एक्साबाइट या डेटाबाइट्स की अपन बात करते हैं। तो ये अपनी नॉर्मली यूनिट्स रहती है जब आप बिग डेटा को प्रोसेस करते हो। नेक्स्ट, डेटा के टाइप की अपन बात करी थी कि स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर डेटा अपने पास होता है। तो स्ट्रक्चर का मतलब है एनी डेटा दैट रिसाइड्स इन ए फिक्स्ड फील्ड विद इन ए रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड ऑफ ए फाइल इंक्लूड डेटा दैट कंटेन रिलेशनल डेटाबेस और स्प्रेडशीट लाइक ऑब्जेक्ट्स। मतलब कुल मिला के बात है, ये टेबुलर डेटा होता है अपना, जिसे क्या बोलते हैं अपन, स्ट्रक्चर डेटा बोलते हैं। फिर अपन बात करते हैं अनस्ट्रक्चर डेटा की। ठीक है, तो अनस्ट्रक्चर डेटा क्या होता है अपने पास, इंफॉर्मेशन दैट डज नॉट रिसाइड इन ए ट्रेडिशनल रो कॉलम डेटाबेसेस। जो भी इंफॉर्मेशन अपनी वो रो कॉलम में नहीं होती ट्रेडिशनली, उसे क्या बोलते हैं अपन, अनस्ट्रक्चर डेटा बोलते हैं, जैसे टेक्स्ट फाइल, वीडियो फाइल्स, और अपन बात करें, फिर हम बात करते हैं कि इसमें टेक्स्ट, मल्टीमीडिया कंटेंट, ईमेल, वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस, ऑडियोज, पीपीटीज, वेब पेजेस, ये सारे के सारे क्या हैं अपने पास, अनस्ट्रक्चर डेटा अपने पास है। ऐसे ही सेमी स्ट्रक्चर वगैरह भी होता है अपने पास, वो इन दोनों के बीच वाली स्टेट है जहाँ पे कम्प्लीटली वो अनस्ट्रक्चर्ड नहीं होते हैं और कम्प्लीटली वो स्ट्रक्चर्ड भी नहीं होता है, तो उसे हम बोलते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा।
डेटा मैनेजमेंट टूल्स अपने पास होते हैं, तो अपन अलग अलग टूल यूज़ करते हैं डेटा के हिसाब से। अगर डेटा स्ट्रक्चर्ड है तो अलग टूल्स यूज़ करोगे, जैसे स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए अपन DBMS यूज़ करते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अपन यूज़ करते हैं SQL डेटा को प्रोसेस करने के लिए या स्ट्रक्चर्ड डेटा को प्रोसेस करने के लिए। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है तो उसके लिए आप अलग डेटा मैनेजमेंट टूल्स यूज़ करोगे, जैसे अपना डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज है, HBase है। HBase बेसिकली हडूप में अपन काम में लेते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करने के लिए। तो देखो स्ट्रक्चर में अपन SQL लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह यूज़ करते हैं, SQL लाइक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर अपन यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, स्ट्रक्चर डेटा को स्टोर करके प्रोसेस करने के लिए। और जो अनस्ट्रक्चर डेटा होता है, मेनली बिग डेटा का जो फोकस है वो किसकी तरफ है, अनस्ट्रक्चर डेटा की तरफ, ताकि अपन अनस्ट्रक्चर डेटा को प्रोसेस कर सकें। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि बिग डेटा के काफ़ी सारे टूल्स हैं हडूप के अंदर, जैसे हडूप अपना है क्या करने के लिए, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को डील करने के लिए। जैसे आप देखो कैसेंड्रा, HBase, ये सारे के सारे अपने पास क्या करते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को प्रोसेस करने का तरीका है। फिर डेटा इंटीग्रेशन टूल्स भी होते हैं कि डेटा कलेक्ट कैसे करोगे, इंटीग्रेट कैसे करोगे, डॉक्यूमेंट कैसे मैनेज करोगे। डॉक्यूमेंटेशन मैनेजमेंट के लिए अपने पास कैसेंड्रा है जो कि डेटाबेस फॉर्मेट में रहता है अपने पास। तो सर्चिंग एंड इंडेक्सिंग के अपने पास टूल्स होते हैं। जैसे बिग डेटा में बात करूँ, सर्च करना है आपको किसी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में या इंडेक्स करना है, तो उसके लिए आप इलास्टिक सर्च आप यूज़ करते हो। इलास्टिक सर्च एक टूल है जिसको अपन इंडेक्सिंग एंड सर्चिंग के लिए यूज़ करते हैं बिग डेटा के अंदर। ऐसे और भी बहुत सारे टूल्स हैं, इलास्टिक सर्च काफ़ी फेमस है। जो टूल्स के नाम मैंने लिए वो काफ़ी फेमस है, वरना होने में तो अपने पास पेलेंटी ऑफ टूल्स अवेलेबल है जिनमें डेवलपमेंट चल रहा है, बट जो सबसे पॉपुलर है अपन उनकी बात कर रहे हैं। सेमी स्ट्रक्चर की अपन ने बात करी कि जो स्टेट होती है, ट्रांजिशन स्टेट होती है स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर के बीच में, उसे क्या बोलते हैं अपन, सेमी स्ट्रक्चर डेटा बोलते हैं। जो ऐसा इन्फॉर्मेशन जो डेटाबेस में आप स्टोर नहीं कर सकते हो, लेकिन उसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन होता है, थोड़ा बहुत डेटा अपना ऑर्गेनाइज वे में स्टोर अपन करते हैं, कुछ कॉलम्स अपने पास हर एक रिकॉर्ड में अवेलेबल रहते हैं। ऐसे डेटा को हम बोलते हैं सेमी स्ट्रक्चर डेटा। और इसको प्रोसेस करने के लिए अपने पास अलग तरह के डॉक्यूमेंटेशन, अलग तरह के लैंग्वेज या अलग तरह की पार्सिंग लाइब्रेरीज होती है। जैसे XML की अपन ने बात करी, जेसन की अपन ने बात करी, NoSQL डेटाबेसेस की अपन बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपन यूज़ करते हैं अनस्ट्रक्चर डेटा को क्या करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए। बाकी आपका टास्क भी है, लाइक नेक्स्ट अपनी क्लास से नेक्स्ट क्लास से पहले आप पढ़ सकते हो ऑनलाइन जाके कि स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर क्या होता है, सेमी स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सारी चीज़ें अपन डिस्कवर कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि बिग डेटा क्या है अपने पास। कुछ बोल रहे हो देव? ओके, तो बिग डेटा क्या अपने पास है, अपन इसकी बात करते हैं। तो बिग डेटा में बात करें कि एवरीडे लाइफ की अपन बात कर रहे हैं कि एवरीडे वी क्रिएट 2.5 क्विंटिलियन बाइट्स ऑफ डेटा। अपन ज़्यादा क्रिएट करते हैं एक्चुअली, ये PPT बहुत पुरानी है, तो उसमें लिखा हुआ है कि बहुत पुरानी PPT मतलब 3-4 साल पुरानी PPT है। तो इसमें अपन ने बोल रहे हैं कि 2.5 क्विंटिलियन बाइट्स अपन डेली डेटा जनरेट करते हैं। तो आज तो ये जो रेट है ये डबल के आसपास पहुंच गई होगी, ऐसे ज़्यादा ही पहुंच गई होगी, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा और अपने पास क्या आ रहा है, चीज़ें चेंज हो रही है। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि 90% ऑफ डेटा जो होता है अपने पास इन द वर्ल्ड टुडे हैज़ बीन क्रिएटेड इन द रिसेंट ईयर्स अलोन। जैसे अपन बात करें कि 2001 से लेके 2010 के बीच में जितना डेटा जनरेट किया गया है, उतना तो 2011 से 15 के बीच में जनरेट कर दिया गया होगा। और अपन ये बोल सकते हैं 2000 से लेके 2015-16 तक जितना डेटा जनरेट किया गया है, उतना तो 2018-19 में अकेले ही हो गया होगा, है ना। क्योंकि डे बाई डे, ईयर बाई ईयर डेटा जनरेशन की स्पीड क्या होती जा रही है, बहुत हाई होती जा रही है। साथ में जो डेटा है, जो डिजिटल इकोनॉमी है, वो भी अपनी इंक्रीज होती जा रही है। तो डेटा ऑटोमेटिकली, इसीलिए बिग डेटा, डेटा साइंस, ये जो अब पर्टिकुलर स्ट्रीम्स हैं ये काफ़ी पॉपुलर हो रही है, क्योंकि हर कंपनी को डेटा मैनेजमेंट करना पड़ता है और उसके लिए पोस्ट निकलती है अपने पास। और इसीलिए ट्रेंड भी बढ़ा है कि मशीन लर्निंग की तरफ लोग जा रहे हैं, बिग डेटा की तरफ लोग जा रहे हैं, मार्केट टेक्नोलॉजी इस तरफ शिफ्ट हो रही है। जस्ट बिकॉज डेटा, क्योंकि पहले लोग इतना इंटरेक्ट नहीं करते थे सिस्टम से, डेटा इतना जनरेट नहीं होता था, तो डेटा के इतने एप्लीकेशन अपने को नहीं पता थे। आज हर एक एप्लीकेशन डेटा जनरेट कर रही है, तो उसमें अपन कुछ बिजनेस लॉजिक लगा के काफ़ी सारी इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, जो कि अपने बिजनेस को ग्रो करने में अपनी हेल्प कर सकती है। ठीक है, अब डेटा कहाँ से आता है, डेटा के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि सोर्सेज ऑफ डेटा क्या है। तो सेंसर्स हो गए अपने पास जो क्लाइमेट इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, या कोई भी सेंसर हो गया जो प्रॉक्सिमिटी, आपके मोबाइल में आप देखोगे कि कितने सारे सेंसर्स हैं, GPS सेंसर है, NFC सेंसर है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। तो बहुत सारे सेंसर्स है जो डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं और उसके हिसाब से आपको रिजल्ट शो करते हैं। अपन देखते हैं कि कितने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए अपने पास, लिंक्डइन है, फेसबुक है, कोरा है,
ये बहुत सारे अपना सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे लोग क्या करते रहते हैं, बहुत सारी पोस्ट डालते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। आजकल तो मूवमेंट भी चलता है या आंदोलन भी होते हैं, वो सारा ऑनलाइन ही होता है। ट्विटर के ऊपर या फेसबुक के ऊपर बहुत सारे कैंपेन चलता है। फिर अपन बात करते हैं, सोचा था जैसे इंस्टाग्राम आप लोग काफ़ी लाइक करते हो, तो जो डिजिटल डेटा है जैसे ऑडियो वीडियोज़ हैं या पिक्चर्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। टिकटॉक तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका। तो जो डेटा जनरेट हो रहा है उसमें ऑडियो वीडियो और पिक्चर्स के लिए भी अलग अलग प्लेटफॉर्म बन गए हैं आजकल। जैसे यूट्यूब कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वीडियोज़ वगैरह देख सकते हो। तो अगेन डेटा डेली जनरेट हो रहा है। डेली हज़ारों यूट्यूबर्स हैं जो अपने वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पे, और लाखों करोड़ों कंज्यूमर्स हैं जो डेली क्या कर रहे हैं, यूट्यूब के वीडियोस को कंज्यूम कर रहे हैं या देख रहे हैं। तो यू कैन जस्ट सी कितना बड़ा अमाउंट में अपना डेटा जनरेट हो रहा है इन फॉर्म ऑफ पिक्चर्स एंड वीडियोस। फिर हम बात करते हैं इसके अलावा जो कुछ रियलिस्टिक सोर्सेज हैं डेटा के, जैसे आप किसी कहीं पे और ट्रांजेक्शन करते हो, आप पेट्रोल पंप पे गए, आपने वहाँ पैसे दिए, आप कहीं भी जा रहे हो, तो उसके हिसाब से भी क्या अपना ट्रांजेक्शन होता है। तो ट्रांजेक्शन बेस पे अपन बात करें कि जो भी आपके परचेज ट्रांजेक्शन होते हैं उनके रिकॉर्ड जो होते हैं हर कंपनी मेंटेन करती है, हर बैंक मेंटेन करता है। उसी के हिसाब से वो आगे प्रोसेस करते हैं कि क्या कितनी डिमांड है मार्केट में, किस तरह से उनको आगे पॉलिसीज़ क्रिएट करनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स के ऊपर। ऐसे ही सेल फोन्स जो काम करते हैं अपने, सारे सेल फोन्स को काम करने के लिए जीपीएस सिग्नल की नीड पड़ती है। बिना जीपीएस सिग्नल के अपने कोई भी सिस्टम काम नहीं करेगा। तो सेल फोन्स में जीपीएस अपने पास सेंसर्स लगे हुए हैं, तो जीपीएस इन्फॉर्मेशन होती है आप कितना सारा मैप डेटा यूज़ करते हो, कितना सारा मैप डेटा आप जनरेट करते हो। तो सेल फोन्स भी काफ़ी सारा डेटा जनरेट कर रहे हैं करंट टाइम में। तो सेल फोन्स इवन अपने पास डेटा जनरेट करता है। देन और ऐसे बहुत सारे आपको क्या मिल जाएंगे, एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे डेटा जनरेशन के, जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अपने को मिलती है। फिर हम बात करते हैं कि बिग डेटा क्या है अपने पास। तो बिग डेटा इज़ ए ग्रोइंग टोरेंट। तो ग्रोइंग टोरेंट का मतलब है कि यहाँ पे बहुत सारा डेटा जनरेट हो रहा है और उस डेटा को प्रोसेस करना है अपने को, तो उसे अपन बोलते हैं बिग डेटा। तो देर आर ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा इन द वर्ल्ड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द रिकॉर्डेड टाइम अंटिल 2003 वी हैव क्रिएटेड 5 बिलियन गीगाबाइट्स ऑफ डेटा। यानी जब से अपने डिजिटल डेटा रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया है, डिजिटल इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना स्टार्ट किया है, तब से लेकर 2003 तक अपन टोटल 5 बिलियन गीगाबाइट्स ऑफ डेटा को स्टोर किया था। एंड 2011 के अंदर सेम अमाउंट ऑफ डेटा हर 2 दिन के अंदर जनरेट हो रहा है। यू कैन सी इट कि जितना अपन ने पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में जनरेट किया था उतना अपन हर 2 दिन में कर रहे हैं। तो 2020 में तो क्या हो रहा होगा, जब 2014 में वो सेम डेटा 10 मिनट में जनरेट हो रहा था, तो 2020 में हम बोल सकते हैं कि हर सेकंड अपन उतना डेटा जनरेट कर रहे होंगे जितना अपन ने स्टार्टिंग बिगिनिंग से लेकर 2003 तक जनरेट किया था। तो यू कैन सी कितना फास्ट अपना डेटा जनरेशन ग्रोथ कर रहा है, कितना फास्ट अपना डेटा कलेक्शन ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये भी एक इशू है। और बिग डेटा में बिग डील क्या है, बिग डील अपना डेटा है। जैसे ट्विटर की आप बात करते हो, डेली 12 टेराबाइट से ज़्यादा बड़ी ट्वीट्स होती है, टेक्स्ट डेटा होता है। आप बात कर रहे हो अपने गूगल की, गूगल पता नहीं कितने पेंटाबाइट्स ऑफ डेटा डेली क्या करता है, प्रोसेस करता है। फेसबुक की बात कर रहे हो, फेसबुक अभी पॉपुलरिटी कम हुई है लेकिन फिर भी 25 टेराबाइट से अबव क्या करता है, वो डेली लोग डेटा जनरेट करता है। आपके घर पे जो मीटर लगे हुए हैं, स्मार्ट मीटर्स, वो कितना डेटा जनरेट कर रहे हैं, उनकी आप बात कर सकते हो। आपके सेल फोन्स हैं, उनमें हर सेल फोन में कैमरा है और हर बंदा कैमरा पे फोटो खींच रहा है, तो कितना सारा डेटा जनरेट हो रहा होगा। कितने जीपीएस इनेबल्ड डिवाइसेज हैं जो आपको मैपिंग वगैरह दिखा रहे हैं। तो यू कैन जस्ट सी कि डेटा हर जगह काफ़ी सारा डेटा जनरेट हो रहा है, काफ़ी वाइड अमाउंट में डेटा जनरेट हो रहा है ना। नेक्स्ट अपन चलेंगे तो कुछ कंपनीज हैं जिनकी हम बात कर सकते हैं जो कि पार्टिसिपेट करती है डेटा जनरेशन के अंदर। एंड यू विल सी दिस कि अपने पास डेटा नेवर स्लिप्स, जिसकी हम बात कर रहे थे कि डेटा हमेशा जनरेट हो रहा है, और यहाँ पे अलग अलग कंपनीज का रेशो दिया हुआ है कि कौन सी कंपनी कितना डेटा जनरेट कर रही है। जैसे गूगल बोल रहा है कि गूगल ट्रांसलेट करता है इतने सारे वर्ड्स डेली, नेटफ्लिक्स पे कितने वीडियोस वगैरह आप व्यू करते हो, स्नैपचैट पे कितने यूजर्स हैं, कितने वीडियोस वो वॉच करते हैं, यूट्यूब पे कितने आवर्स का कंटेंट डेली अपडेट होता है नया, कितने लोग उसको व्यू करते हैं, फेसबुक मैसेंजर पे कितने लोग मैसेजेस करते हैं। इस तरह से जो बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस हैं, आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा डेटा वो प्रोसेस कर रही है, कितना बिग डेटा वो जनरेट कर रही है। तो ये अपने पास इंफॉर्मेशन है। और जो अपने फॉर्मल डेफिनेशन मैंने आपको स्टार्टिंग बताई थी कि बिग डेटा इज ए हाई वॉल्यूम, हाई वेलोसिटी एंड हाई वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन दैट डिमांड्स कॉस्ट इफेक्टिव इनोवेटिव फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फॉर इनहांस इंसाइट एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो ये बिग डेटा की जो अपन डेफिनेशन देख रहे हैं वो ये बोल रहा है कि आपके पास हाई वॉल्यूम, हाई वेलोसिटी एंड हाई वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन है, जिसको आपको एक फिक्स टाइम में क्या करना है, प्रोसेस करना है। ठीक है, और उसके लिए आपको इनोवेटिव वेज ढूंढने पड़ेंगे, इनोवेटिव टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे, लैंग्वेजेस यूज़ करनी पड़ेगी उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए। और डेटा के अंदर से जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है
है ना, जिनको अपन बोलते हैं इनसाइट्स, उन इनसाइट्स को ड्रॉ करने के लिए। बाकी तो अपन बात कर ही चुके हैं ऑलरेडी। तो जो 3V प्रॉब्लम है अपने पास कि 3 बड़े वीज होते हैं बिग डेटा के अंदर, और तीनों की बात अपन कर चुके हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अपने पास डेटा का वॉल्यूम, या अपन स्टार्ट कर सकते हैं वेलोसिटी से, कि डेटा जनरेट होता है। तो जो अपना डेटा अपन स्ट्रीम करते हैं, स्ट्रीम में अपन 2 तरह से डेटा को प्रोसेस करते हैं, एक होता है बैच प्रोसेसिंग, एक होता है स्ट्रीमिंग। बैच प्रोसेसिंग का मतलब कि आपको पहले से पता है कि मेरे पास 10 GB का डेटा है और आप 1 GB करके उस डेटा को क्या कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, तो उसे हम बोलते हैं बैच प्रोसेसिंग। कि आपके पास साइज आपको पहले से कैलकुलेटेड है और उस साइज के हिसाब से आप क्या कर रहे हो, डेटा को प्रोसेस कर रहे हो। तो वेलोसिटी में आपको पता है कि ठीक है यार, मेरे पास इतना बड़ा डेटा सेट रखा हुआ है, उसमें इस तरह से मेरे पास डेटा है, बैच बाय बैच आ रहा है, एक बैच में मेरा डेटा मेरे पास आ रहा है अपने पास। दूसरा अपने पास क्या है, दूसरा अपने पास है स्ट्रीमिंग। 2 चीज़ें वेलोसिटी में, बैच प्रोसेसिंग और स्ट्रीमिंग। बैच का मतलब समझ में आया कि अपने पास एक फिक्स अमाउंट ऑफ डेटा है, तो अपने क्या किया, उस डेटा को छोटे छोटे बैचेज में तोड़ दिया और फिर अपन एक बैच को प्रोसेस कर देंगे। पहले बैच 1 प्रोसेस करेंगे, फिर बैच 2, फिर बैच 3, फिर बैच 4। तो इसमें बोलते हैं बैच प्रोसेसिंग। कि आपको प्रोसेसिंग करनी है, आपको डेटा कलेक्ट करना है, तो आपको उठा के डेटा लेके आना पड़ेगा, स्ट्रीम करना पड़ेगा, तो आप बैच बाय बैच डेटा प्रोसेस कर लो, तो इसमें बोलते हैं बैच प्रोसेसिंग। और दूसरा होता है स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग का मतलब क्या होता है, लाइव डेटा फेच करो, जैसे ट्विटर है या फेसबुक है, वहाँ पर डेटा लाइव अपडेट होता है, तो आप वेट कर रहे हो, लाइव जो भी इवेंट्स हो रही है आप उन इवेंट्स को क्या कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो, लाइव डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो और लाइव इसको प्रोसेस कर रहे हो। तो इस टाइम को अपन बोलते हैं स्ट्रीमिंग, जब अपन लाइव डेटा को प्रोसेस करते हैं। अब ये जो डेटा आ रहा है, चाहे आपका स्ट्रीमिंग से आ रहा हो, चाहे आपका बैच प्रोसेसिंग से आ रहा हो, दोनों ही केस में आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी हाई वॉल्यूम में आती है ना, टेराबाइट्स या जेटाबाइट्स ऑफ डेटा आपके पास प्रोड्यूस होता है। तो उस डेटा को आप स्टोर कैसे करोगे मेमोरी के अंदर, वो आपके लिए चैलेंज है। फिर उसके अंदर भी प्रॉब्लम क्या है कि उसमें ऐसा नहीं कि सारा का सारा डेटा स्ट्रक्चर्ड है, कुछ वीडियोज हैं, कुछ ऑडियोज हैं, कुछ टेबल्स हैं, तो आपका स्ट्रक्चर से लेके अनस्ट्रक्चर से लेके सेमी स्ट्रक्चर तक हर टाइप का आपका डेटा रखा हुआ है। तो उन डेटा को प्रोसेस करने के लिए आपको अलग अलग टूल्स के बारे में पता करना पड़ेगा। तो ये अपने पास एक 3V प्रॉब्लम होती है जिसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं बिग डेटा के अंदर। अच्छा, आपको स्लाइड्स शो हो रहा है कि सबको मैं चेंज कर रहा हूँ स्लाइड्स। मैंने यहाँ पे एक डायग्राम शो किया हुआ है 3Vs, क्योंकि कोमल को थोड़ा इश्यू आ रहा है स्लाइड चेंजेस के अंदर। स्लाइड चेंज हो रही है, सबके व्यू हो रहा है सबको, मेरी तरफ से कोई इश्यू हो रही है? ठीक है कोमल, तो आई थिंक दिस प्रॉब्लम फ्रॉम योर साइड। अभी इधर से तो और किसी को तो प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सब लोगों को स्लाइड्स प्रॉपरली व्यू हो रही है। तो चेक इट आउट कि अब क्या इशू हो सकता है आपके पास। मैं एक बार वैसे भी दोबारा से शेयर कर देता हूँ, अगर कुछ मेरी तरफ से इशू हुआ तो लेट मी शेयर अगेन। मैंने वापस से शेयर कर दिया है, तो आई थिंक अब आप लोग को विजिबल होगी। ओके, तो अपन आगे चलते हैं। इसके बाद 3V के बाद अपन क्या बात करते हैं, इनके बारे में पढ़ लेना, पीपीटी आई विल शेयर यू। तो जस्ट रीड अबाउट दिस कि वॉल्यूम के बारे में क्या बात कर रहे हैं, वेलोसिटी, वैरायटी क्या है अपने पास। अपन बात करते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, तो इकोसिस्टम का मतलब होता है कि किस तरह से अपन मैनेज करते हैं बिग डेटा को। तो देखो, बिग डेटा में अपने पास 3 चीज़ें होती है बेसिकली, ये 4-5 चीज़ें स्टेजेस होती है अपने पास, अलग अलग स्टेजेस। पहली स्टेज होती है कि आप डेटा जनरेट करते हो, मतलब डेटा कलेक्शन अपन बोल सकते हैं कि डेटा अपने पास आएगा। देन सेकेंड अपने पास होता है ऑपरेशनल आईटी होता है कि डेटा को अपने क्या करना है, ऑपरेट करना है। तो दैट इज ऑपरेशनल आईटी, इसको हम बोलते हैं कंप्यूटेशन। कि डेटा अपने कलेक्ट कर लिया, उसके बाद में अपने डेटा को कंप्यूट करना है। फिर अपना जो मेन लॉजिक है कि अपने इतना काम कर क्यों रहे हैं, अपन डेटा को प्री प्रोसेस क्यों कर रहे हैं, इसको अपन प्री प्रोसेसिंग बोल सकते हैं या क्लीनिंग भी बोल सकते हैं कि अपन डेटा क्लीनिंग कर रहे हैं, अपने काम की इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। फिर अपन एनालिटिक्स अप्लाई करते हैं, तो जो डेटा साइंस और मशीन लर्निंग हमने पढ़ा है वो अपन अप्लाई करेंगे अपने डेटा पे, और उसके हिसाब से अपने मॉडल्स क्रिएट करेंगे जिनको अपन अपनी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। सो दीज आर दी एप्लीकेशंस जिनको अपन यहाँ पे डेटा को यूज़ करेंगे। तो अपनी 4 स्टेजेस हैं जिसमें अपन बेसिकली डेटा को प्रोसेस करते हैं। पहला जनरेशन एंड कलेक्शन, दूसरा उसको प्रोसेस करना ऑपरेशनल, तीसरा अपने पास एनालिटिक्स कि उस पर डेटा एनालिसिस या अपने को अप्लाई करना है। फिर अपने पास है यूजेस कि डेटा को क्या करना है, अपने को यूज़ करना है रियल लाइफ के अंदर। तो ये 4 स्टेजेस अपने पास है। तो इन चारों के लिए अपने अलग अलग टूल यूज़ करते हैं, है ना। जनरेशन के लिए डेटा कहाँ से कैसे जनरेट होगा, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होगी, कहाँ पे हम डेटा को करेंगे, स्टोर करेंगे, स्टोरेज क्या होगा हमारे पास,
दोनों चीज़ें अपने को सोचनी पड़ेगी कि सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है, कैसे स्टोर करेंगे। तो ये अपना पहला, ये दो चीज़ें, ये जो दो इश्यूज हैं, ये अपन बात करते हैं जनरेशन में। अब जनरेशन में आप सबसे पहले बात करते हो कि डेटा की क्लास क्या है ना। क्योंकि अगर आपको स्ट्रक्चर डेटा स्टोर करना है तो आप बोलोगे यार मेरे को डेटाबेस लाइक डिज़ाइन चाहिए, है ना, जिसमें मैं अपना स्ट्रक्चर डेटा स्टोर कर सकूँ। अगर अनस्ट्रक्चर है तो आप सोचोगे कि अरे यार ये तो रो टेक्स्ट डेटा है, तो मेरे को एक अलग डिज़ाइन चाहिए जहाँ पे मैं फाइल्स को स्टोर कर सकूँ, रिकॉर्ड्स को स्टोर कर सकूँ जो अनस्ट्रक्चर रिकॉर्ड्स हैं। और अगर सेमी स्ट्रक्चर है तो आप सोचोगे यार मेरे को कोई डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए, जैसे मेरे पास कैसेंड्रा है या अलग टूल्स अपन यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए। तो आप उस हिसाब से पहले आप चेक करते हो कि किस टाइप का डेटा आप गैदर कर रहे हो, है ना, किस टाइप का डेटा जनरेट हो रहा है और किस टाइप का डेटा आप स्टोर करना चाहते हो। तो पहले आप ये चेक करते हो कि अगर स्ट्रक्चर डेटा है तो आप रिलेशनल, जहाँ पे टेबल डेटाबेस वगैरह, एडहुक सिस्टम्स आप यूज़ करते हो कि आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल कंप्यूटर्स को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर डेटा स्टोर कर सकते हो, फिर आप उनको एडहुक क्वेरी चला के डेटा को प्रोसेस कर सकते हो। देन डेटा क्लास की बात करते हैं कि डेटा जनरेट होता है वो भी दो तरह से जनरेट हो सकता है, या तो ह्यूमंस डेटा जनरेट कर रहे हैं या फिर मशीन डेटा जनरेट कर रही है। तो आपको पता होना चाहिए, मशीन का मतलब है डेटा सेंसर्स वगैरह से आ रहा है, और ह्यूमन का मतलब है कि एक रियल यूज़र है, क्लाइंट है, जो अपने मोबाइल से या डिजिटल डिवाइस से क्या कर रहा है, एक रियल डेटा जनरेट कर रहे हैं। दोनों को अलग तरह से अपन प्रोसेस करते हैं। मशीन्स में एरर्स वगैरह हो सकती है, ह्यूमंस में ज़्यादा एरर की इश्यूज़ नहीं होते, और दोनों का जो यूज़ होता है वो डिफरेंट होता है। तो आप ये भी चेक करते हो कि ह्यूमन डेटा जनरेट हो रहा है तो अपन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते उसकी वेलोसिटी को, बहुत सारी चीज़ें अपन नहीं कर सकते हैं। अगर डेटा मशीन प्रोड्यूस कर रही है तो थोड़ा प्रिडिक्टेबल है, थोड़ा अपन उसको अलग तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेटा जो जनरेट हो रहा है क्लास है वो ह्यूमन क्लास है या मशीन क्लास है। तीसरा अपन बात करते हैं वेलोसिटी की, जिसके अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो, डेटा आपके पास आ रहा है, जनरेट हो रहा है, या तो बेच के अंदर जनरेट होगा कि आपके पास हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं और एक एक बेच करके आपको डेटा दिया जा रहा है कि 2011 बेच के डेटा लिया, 12 का 13 14 ऐसे लिया अपन ने। तो बैच प्रोसेसिंग क्या होती है कि अपने पास पहले से फिक्स अमाउंट ऑफ डेटा होता है जिसे हम बैच बोलते हैं, और वो एक पूरे डेटा का पार्ट होता है। एक पूरे डेटा में अपने पास मल्टीपल बैचेस होते हैं, और जब अपन डेटा कलेक्ट करते हैं तो अपन बैच बाय बैच डेटा को प्रोसेस करते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं बैच प्रोसेसिंग या कलेक्शन ऑफ बाय डेटा यूजिंग बैच प्रोसेसिंग। दूसरा होता है अपने पास स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग का मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पे लाइव डेटा आ रहा होता है, अपने को नहीं पता आएगा नहीं आएगा, बट अपन स्ट्रीम कर रहे होते हैं कि कुछ भी नया डेटा आता है डेटाबेस में तो एक्टिवली अपने को लिसन कर रहे हैं, करना है उसको, और उसको अपने को स्टोर करना है। तो ये सारी इसकी अपने यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज़ अपने पास वो क्या है, एक्चुअली किसी ने अनम्यूट कर रखा है खुद को, कोमल, लेट मी म्यूट फर्स्ट, ओके, ठीक है। तो फिर अपन बात करते हैं सेकंड कि डेटा आपने स्टोर कर लिया, तो आप क्या करोगे, आप उस पर कंप्यूटेशन अप्लाई करोगे या फिर अपन उसको प्री प्रोसेस करेंगे। तो उसके लिए क्या क्या टूल्स की जरूरत पड़ती है, किस तरह के टूल्स की जरूरत पड़ती है। तो उसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं डेटा मैनेजमेंट एंड स्टोरेज की, कि अपने डेटा मैनेज करना है और स्टोर करना है। जो डेटा जनरेट हो रहा है, चाहे स्ट्रक्चर हो रहा हो चाहे अनस्ट्रक्चर हो रहा हो, चाहे किसी भी टाइप का डेटा जनरेट हो रहा हो, चाहे मशीन से हो रहा हो चाहे ह्यूमन से हो रहा हो, चाहे बैच प्रोसेसिंग हो चाहे स्ट्रीमिंग हो, लेकिन डेटा को कहीं ना कहीं तो स्टोर करना है सबसे पहले। जैसे डेटा स्टोर होगा उसे एसेस करना है, एसेस यानी उसे व्यू करना है कि डेटा सही से आया नहीं आया, डेटा करेक्ट फॉर्मेट में है या नहीं है, डेटा की क्वालिटी असेसमेंट करना है अपने को, जिसके अपन बात करते हैं वेरासिटी। क्वालिटी असेस करेंगे क्वालिटी डेटा है या नहीं है। अगर क्वालिटी डेटा है तो उसमें काफ़ी सारी अनवांटेड इन्फॉर्मेशन भी होगी, काफ़ी सारी अपने डेटा को प्रोसेस करने की जरूरत पड़ेगी। तो अपन क्या करेंगे, डेटा को प्रिपेयर करेंगे। प्रिपेयर करने का मतलब है डेटा क्लीनिंग या डेटा प्री प्रोसेसिंग। तो 3 स्टेप्स होते हैं अपने डेटा साइंस में भी सेम चीज़ है। डेटा साइंस सबसे पहले आप फोकस करते हो कि डेटा कहाँ से आएगा, केगल से डाउनलोड करेंगे या फिर किसी वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे या वेब स्क्रैपिंग करेंगे, एपीआई के थ्रू डेटा कलेक्ट करेंगे। वो आपका सबसे पहला प्रोसेस होता है कि डेटा जनरेशन कहाँ से होगा। फिर आप सोचते हो कि स्टोर कैसे करना है, आप उसको डेटाबेस में स्टोर करोगे या सीएसवी फाइल में स्टोर करोगे या किसी और तरीके से आप डेटा को स्टोर करोगे, वो टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। एंड देन आप उसे एसेस करते हो, क्वालिटी चेक करते हो कि डेटा की क्वालिटी सही है या नहीं है, डेटा में कुछ क्वालिटी इश्यूज़ तो नहीं है, मेजरमेंट इश्यूज़ तो नहीं है। वो अपन इसे थ्रूली चेक करते हैं डेटा को, और फिर अपन उससे प्री प्रोसेस करते हैं या क्लीन करते हैं। तो यहाँ पे पांडास नंपाई वगैरह अपन यूज़ करते हैं। तो इसके बाद फिर अपन एनालिटिक्स पे जाते हैं कि मशीन लर्निंग डेटा साइंस अपन अप्लाई करते हैं। बट पहले ये यहाँ तक का वर्क अपना 80% हो जाता है, रेस्ट वर्क अपना 20% होता है, ठीक है। तो इस 80% वर्क में हम बात करें कि डेटा मैनेजमेंट स्टोरेज सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है कि कैसे आप स्टोर करोगे। अब स्टोरेज में अपन बात करेंगे कोई भी डेटा आपके पास आ रहा है, आप उसको स्टोर करना चाहते हो तो कहाँ पे स्टोर करोगे, कौन सा टूल यूज़ करोगे,
है ना, डेटाबेस यूज़ करोगे या NoSQL डेटाबेस यूज़ करोगे या फाइल सिस्टम्स यूज़ करोगे, S3 पे स्टोर करोगे, क्या स्टोरेज पॉलिसी क्या रहेगी आपकी। उसके बाद अगर डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सेंसिटिव डेटा है, तो उसकी सिक्योरिटी भी कंसर्न रहेगी कि अगर आप डेटा फेच कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, तो कहीं वो एक्सपोज तो नहीं हो जाए हैकर्स को, कहीं कोई उस डेटा को एक्सेस तो नहीं कर ले बिना ऑथेंटिकेशन के, बिना ऑथराइजेशन के, क्योंकि डेटा सेंसिटिव डेटा काफ़ी ज़्यादा होता है कंपनीज़ में। तो डेटा की सिक्योरिटी आप मैनेज करते हो, आप उसके असेसमेंट को मैनेज करते हो। एक्सेस करने का तरीका क्या होता है कि डेटाबेस को कौन कौन एक्सेस कर सकता है और कहाँ से एक्सेस कर सकता है। आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से एक्सेस कर सकता है या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से एक्सेस कर सकता है। अगर आप इंटरनेट पे डाल रहे हो डेटा को कि आपके एम्प्लॉय जो हैं कंपनी के, वो अक्रॉस दी वर्ल्ड काम करते हैं, तो आप चाहते हो कि आप एक स्टोरेज सर्वर बना रखा है आपने, वहाँ पर आप डेटा अपलोड कर रहे हो और उसमें आप ये इंश्योर कर रहे हो कि दुनिया के किसी भी कोने से आपके कंपनी वाले लोग क्या कर सकें, उस डेटा को एक्सेस कर सकें। तो उसके लिए आपको रूल्स, प्रोटोकॉल, सर्वर बिल्डिंग, वो सारा सोचना पड़ेगा और सिक्योरिटी भी सोचनी पड़ेगी कि सिर्फ जिनको परमिशन है सिर्फ वही व्यू कर सकें, बाकी लोगों को डेटा एक्सपोज नहीं हो। और ये सारा काम करने के लिए नेटवर्किंग आपकी हेल्प करेगी। तो बेसिकली ये जो फील्ड है अपना, ये पूरा का पूरा डेटाबेस, ये जो अपन बोलते हैं बिग डेटा में दो तरह की प्रोफाइल्स होती है अपने पास। एक होती है बिग डेटा एडमिन प्रोफाइल और एक होती है बिग डेटा डेवलपर प्रोफाइल। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं डिजाइनिंग की, कि अपने को क्या करना है, एक पूरा सिस्टम डिजाइन करना है जिसमें स्टोरेज कैसे करना है डेटा का, उसको सिक्योर कैसे करना है, कैसे उसको अपने सर्वर पे डिप्लॉय करना है ताकि सब लोग एक्सेस कर सकें, नेटवर्क कैसे मैनेज करना है ना, प्राइवेट पब्लिक नेटवर्क या कहाँ पे कैसे नेटवर्किंग को मैनेज करना है। ये सारा काम होता है अपना बिग डेटा एडमिन का, कि वो लोग सर्वर्स बनाते हैं, वो लोग सर्वर्स के ऊपर जैसे मैं बात करूँ, कर्बरोस काफ़ी फेमस है, कर्बरोस सिक्योरिटी अप्लाई करते हैं। एक्सेस मैनेजमेंट के लिए एलडीएप वगैरह सर्वर्स वो यूज़ करते हैं, लाइट वेट डायरेक्टरी प्रोटोकॉल्स। मैं यहाँ पे नाम ले रहा हूँ, इनके बारे में पढ़ना, क्योंकि काफ़ी अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो और आपको इन टर्म्स के बारे में पता है, अपन बेटा डेवलपर पढ़ रहे हैं, अपन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पढ़ रहे, बट अपने को पता होना चाहिए। आप और इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हो तो जब बहुत अच्छा आपका इंटरव्यू जा सकता है। तो कर्बरोस के बारे में आप पढ़ सकते हो, कर्बरोस सिक्योरिटी के लिए अपन यूज़ करते हैं। और एलडेप अपन यूज़ करते हैं किसके लिए, डेटा के एक्सेस मैनेजमेंट के लिए। वीपीसी वगैरह आप यूज़ करते हो, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड वगैरह, या वीपीएस और वीपीएन। ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या वर्चुअल प्राइवेट कंप्यूटेशन की बात करते हैं अपन। ये अपना होता है किसके लिए, नेटवर्किंग के लिए, ताकि अपन अपने डेटा को अवेलेबल करवा सकें अलग अलग रीजन्स के अंदर, अलग अलग नेटवर्क्स के अंदर। और स्टोरेज के लिए तो अपन पढ़ेंगे ही, वो तो अपना मेन टॉपिक है, बिना स्टोरेज के तो डेवलपर भी कुछ नहीं कर पाएगा। स्टोरेज तो डेवलपर को भी प्रोवाइडेड होगा कि अपन डेटा कहाँ स्टोर कर रहे हैं, कहाँ से प्रोसेस कर रहे हैं। तो इसके लिए अपन HDFS, HBase वगैरह पढ़ेंगे। तो वो अपने यहाँ पे लिख देता हूँ वैसे भी मैं, कि HDFS हो गया, HBase हो गया, है ना, अपने पास कैसेंड्रा हो गया। ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं बिग डेटा के अंदर जिनमें अपन क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं। हाइव भी बेसिकली लोग यूज़ करते हैं वेयर हाउसिंग के लिए, पर हाइव भी अपन यूज़ कर सकते हैं। हाइव अपना स्ट्रक्चर डेटा के लिए काम आता है, एसक्यूएल के लिए। HBase और कैसेंड्रा अपना NoSQL के लिए काम आता है। और बेसिकली HDFS तो अपना फाइल सिस्टम है जहाँ पर आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो, SQL, NoSQL, व्हाटएवर। फिर अपन बात करते हैं कि ठीक है, डेटा स्टोर कर लिया, डेटा को स्टोर करके सिक्योर कर दिया, उसका एक्सेस डिफाइन कर दिया कि कौन कौन एक्सेस कर सकता है, किस परमिशन साथ एक्सेस कर सकते हैं और किस किस नेटवर्क में डेटा अवेलेबल होगा। तो ये तो अपने पास बात होगी कि डेटा स्टोर हो गया और वो अवेलेबिलिटी उसकी अवेलेबल है। बट स्टोर के बाद में क्या करना है, अपने को एक्सेस करना है। एक्सेस का मतलब है डेटा को व्यू करना है, उसकी क्वालिटी चेक करना है, अपने को ऑपरेशंस लगाने हैं, एज ए डेवलपर ऑपरेशंस लगाने हैं। तो उसके लिए फिर डेवलपर्स क्या पढ़ते हैं, उसके लिए डेवलपर्स पढ़ते हैं अपने कुछ टूल्स जिनके थ्रू डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन मैप्रोड्यूस पढ़ेंगे इन लेटेस्ट सेशंस। तो मैप्रोड्यूस अपना काम आता है डेटा को एक्सेस करने के लिए, क्लीन करने के लिए। अपाचे के बहुत सारे टूल्स हैं। अपाचे टूल्स यानी जैसे अपने पास स्पार्क की अपने बात करी, वो अपाचे का टूल है। हाइव अपन यूज़ करते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग के लिए, वो आप यूज़ कर सकते हो। पिग लैंग्वेज है। ये सारे अपाचे जो सॉफ्टवेयर कंपनी है, इसके बारे में पढ़ लेना। अपाचे के बारे में दुनिया की सबसे बड़ी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये टूल्स डेवलप करते हैं, ओपन सोर्स टूल्स को डेवलप करते हैं, उनमें इन्हांसमेंट करते हैं जो ओपन सोर्स चल रहे हैं। और बिग डेटा पूरा का पूरा मेंटेन करता है, सॉरी हडूप जो है वो बिग अपाचे फाउंडेशन मेंटेन करता है। तो इसमें ये स्पार्क हो गया, हाइव हो गया, पिग हो गया, स्कूप हो गया, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जिनको अपन यूज़ करते हैं डेटा मैनेजमेंट के लिए या डेटा के असेसमेंट के लिए। ऐसे ही आपका अलग वेंडर्स भी हैं, जैसे मैं बात कर रहा था कि अपने पास AWS है, अमेजन है, अमेजन का AWS है, IBM है, माइक्रोसॉफ्ट का
अजूरे है अपने पास, IBM का वाटसन सर्विसेज है, डेटाब्रिक्स है, क्लाउडेरा है, होटनवर्क्स है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो खुद के क्या बनाती है, टूल्स बनाती है। क्लाउडेरा ने खुद के टूल्स बना रखे हैं, IBM ने खुद के टूल्स बना रखे हैं, EMC भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बिग डेटा पे वर्क करती है, उन्होंने अपने टूल्स बना रखे हैं। ऐसे ही EMR आजकल चल रहा है हडूप पे, जो अमेजन का है, अमेजन EMR, वो भी अपने उसमें आपको कुछ टूल्स मिलते हैं जिनके थ्रू आप डेटा को क्या कर सकते हो, प्रोसेस कर सकते हो। ऐसे ही डेटाब्रिक्स है, तो इनके बारे में पढ़ना। आज का लेक्चर में ये जो नाम मैं ले रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पता होना चाहिए। अगर आप बिग डेटा प्रोफाइल पे अप्लाई करना चाहते हो और आप एक बिग डेटा डेवलपर बनना चाहते हो तो इन सब टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना, इन सब कंपनी के बारे में आप पढ़ना। क्लाउडेरा काफ़ी फेमस कंपनी है, अभी क्लाउडेरा ने थोड़ा शिफ्ट कर दिया है, उन्होंने खुद के टूल्स बेचना स्टार्ट कर दिया है बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए। फिर हम बात करते हैं विजुअलाइजेशन की। विजुअलाइजेशन के भी टूल्स होते हैं अपने पास, उनकी अपन बात करते हैं। आप प्रिपेयर करते हो डेटा को एनालिटिक्स के लिए, जो अपना प्रिपरेशन होता है यानी क्लीनिंग और डेटा मॉडलिंग जिसे अपन बोलते हैं, वो अपना इस प्रिपेयर स्टेप में होता है। तो प्रिपरेशन के लिए अपने पास क्या होते हैं, ETL टूल्स होते हैं। यहाँ पे ETL लिखा हुआ है, बेसिकली अपने पास ETL टूल्स होते हैं कि डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट कहाँ से करेंगे, जहाँ अपन ने स्टोर किया हुआ है वहाँ से फेच करेंगे। डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्म यानी उस पर प्री प्रोसेसिंग अप्लाई करनी है, क्लीन करना है उसको, नेसेसरी जो डिटेल्स हैं सिर्फ उनको रखना है, बाकी डिटेल्स को अपने को रिमूव करना है। तो अपन उस डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म के बाद में क्या करना है, एल यानी लोड करना है। लोड का मतलब जो अपना एंड रिजल्ट है, जो क्लीन डेटा है, उसको वापस से कहीं ना कहीं स्टोर करना है। ठीक है, और किस फॉर्मेट में करना है, स्ट्रक्चर्ड वे में करना है या नॉन स्ट्रक्चर वे में करना है, वो आप डिसाइड करते हो लोड में। तो उसके लिए अपने पास ETL में डेटा इंटीग्रेशन टूल्स होते हैं जो डेटा को फेच करवाते हैं, फिर आप ट्रांसफॉर्म करते हो, वापस से उसको लोड कर देते हो। और यहाँ पर अपन यूज़ करते हैं वर्क फ्लो शेड्यूलर्स। देखो काफ़ी बड़े टूल है, जैसे बिग डेटा की मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देखोगे UG अपने पास है, जूकीपर आपके पास है। इनको आप यूज़ करते हो क्या करने के लिए, ये अपने वर्क फ्लो कोऑर्डिनेटर्स हैं, वर्क फ्लो शेड्यूलर्स हैं, जूकीपर, UG वगैरह। इनको यूज़ करने से फ़ायदा क्या होता है कि जब आप UG या जूकीपर यूज़ कर रहे हो तो चूँकि डेटा जब आप अपन यहाँ पे ETL कर रहे हैं, ETL में 3 चीज़ें मैंने आपको अभी भी समझाई है कि क्या क्या होगा। कहीं ना कहीं डेटा स्टोर होगा, पहले से आप वहाँ से पहले डेटा फेच करने के लिए कोड लिखोगे जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्ट करना। फिर आप यहाँ पे कोई प्रोग्राम लिखोगे जो उस डेटा को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा या क्लीन करेगा। तो इसको हम बोलते हैं कि डेटा आपके पास आ गया। देन डेटा आने के बाद में अपन इसको प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोसेसिंग के लिए अपन बोल रहे हैं ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो T अपना स्टेज हो गया, ट्रांसफॉर्म के लिए अपन ये स्क्रिप्ट रन कर रहे हैं, AT ट्रांसपोज के लिए। और फिर अपना क्या करना है, वापस से कहना है कि किसी न किसी अलग जगह पे उस डेटा को, जो अपना एंड रिजल्ट है, उसको अपने को स्टोर करवाना पड़ेगा। तो वो दैट इज़ L, लोड करना है डेटा को अपने को किसी थर्ड लोकेशन पे। तो ये अपना पूरा ETL प्रोसेस होता है। यहाँ पे एक अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या अलग टूल आप यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे आप अलग टूल यूज़ करोगे, यहाँ पे आप अलग टूल यूज़ करोगे। 3 अलग अलग टूल हैं और इनकी शेड्यूलिंग क्या है कि पहले एक्सट्रैक्टर काम करेगा, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म काम करेगा, फिर डेटा लोड होगा। और ये तीनों में अगर कुछ एरर आती है तो वापस से उसको अपन क्या करना है, उसको अपने रेक्टिफाई करना है और वापस से प्रोसेस को रिपीट करना है। तो इस प्रोसेसिंग की जो अपन बात कर रहे हैं, इसके लिए क्या करना पड़ता है, अपने को वर्क फ्लो बनाने पड़ते हैं। वर्क फ्लो यानी आपने सेट कर दिया कि पहले मैं इस टूल के थ्रू डेटा को एक्सट्रैक्ट करवाऊंगा, जब ये काम हो जाएगा उसके बाद में मैं दूसरी स्क्रिप्ट ट्रिगर करूंगा जो उस डेटा को ट्रांसफॉर्म करेगी, फिर मैं तीसरी स्क्रिप्ट ट्रिगर करूंगा, तीसरा टूल रन करूंगा जो उस डेटा को लोड करवाएगा। तो तीनों को अपने क्या कर दिया, आपस में शेड्यूल कर दिया, आपस में एक वर्क फ्लो बना दिया कि पहले ये काम, ये वर्क होगा, जैसे ही कंप्लीट होगा, सक्सेस होगा, दूसरा वर्क स्टार्ट होगा, सक्सेस होगा, तीसरा वर्क स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे टूल्स तो अपने अलग अलग रहेंगे जो अपन ऊपर पढ़ा है कि यहाँ पे हो सकता है अपन स्कूप वगैरह यूज़ करें, यहाँ पे हो सकता है अपन स्पार्क यूज़ करें, यहाँ पे हो सकता है अपन कैसेंड्रा यूज़ करें। तो 3 अलग अलग टूल अपन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इन तीनों टूल्स को अपन एक ही प्रोजेक्ट की तरह लेंगे अपन, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है। तो उसके लिए अपन वर्क फ्लोज क्रिएट करेंगे। तो UG और जूकीपर वगैरह टूल्स हैं अपाचे के अपने पास जो ये काम करते हैं। बाकी कुछ सिस्टम टूल्स भी होते हैं जिनको आप अप्लाई कर सकते हो क्या करने के लिए, डेटा को प्रिपेयर और एनालिटिक्स करने के लिए। फिर इसके आगे का जो प्रोसेस है वो तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, एनालिटिक्स। इसके लिए भी टूल्स होते हैं अपने पास, जैसे स्पार्क है, मैप्रोड्यूस के अंदर भी अपने पास लाइब्रेरीज हैं, जैसे ML लाइब्रेरी है, या अपन बात करें ग्राफ एक्स लाइब्रेरी है विजुअलाइजेशन के लिए, ML लाइब्रेरी अपनी मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो फिर अपना जो डेटा, ये जो प्रोसेस डेटा है अपने पास, इस प्रोसेस डेटा के ऊपर अपन क्या करते हैं, अपने मैथमेटिक्स या अपनी डेटा साइंस अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए अलग अलग टूल्स दिए हुए हैं। तो डेटा एनालिटिक्स अपन उसको बोलते हैं, जिसमें अपन बहुत सारी एल्गोरिथम्स अपने पास होती है,
एल्गोरिथम्स को अपन ऑटोमेट कर देते हैं कि डेली बेसिस पे वो वर्क करे कि नया डेटा आ रहा है, ऑटोमेटिक उसको प्रोसेस करके अपने मॉडल को अपडेट करती रहे और रियल टाइम में वर्क करे। बिजनेस एनालिसिस की हम बात करें तो विजुलाइजेशन करना है आपको, बिजनेस के हिसाब से हम बात करें तो विजुलाइजेशन के लिए टूल है, डैशबोर्ड आपने बना रखा है तो ऑटोमेटिक डेटा अपडेट होगा, सारी प्रोसेसिंग होगी, आपके डैशबोर्ड पे डेली चेंज होता रहेगा कि क्या क्या सीन चल रहा है मार्केट में। एसक्यूएल आरडीबीएमएस है तो उनमें किस तरह से अपने को इंटर ऑपरेट करना है, एक ट्रांजेक्शन आपने किया, उस ट्रांजेक्शन पे कौन कौन से डेटाबेसेस में क्या क्या रोज अपडेट होगी, वो सारा ऑटोमेशन में होना चाहिए ऑटोमेटिकली और रियल टाइम होना चाहिए। तीसरा बीआई टूल्स अपने पास होते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स, जिनको अपन यूज़ कर सकते हैं, जैसे टेबलू वगैरह है डैशबोर्ड क्रिएशन के लिए, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो और वो भी आपके बिग डेटा से इंटीग्रेट हो जाता है ना। हर टूल आजकल बिग डेटा से इंटीग्रेट हो जाता है। नेक्स्ट उनका यूजेस आता है एप्लीकेशंस, तो एप्लीकेशन में जैसे आप एनालिसिस कर रहे हो तो एनालिसिस को कंपनीज यूज़ करती है क्या करने के लिए, जस्ट इन टाइम बिजनेस मॉडल अब डिप्लॉय करने के लिए कि वो डेटा प्रोसेस करते हैं, रिपोर्ट्स आती है, उसके हिसाब से डिसीजन लेते हैं कि हमें क्या करना है मार्केट में या क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी है। डिसीजन सपोर्ट होता है अपना कि डेटा कंपनी को डिसीजन लेने होते हैं कि हमें अपने प्रोडक्ट में क्या अपग्रेड करना है, हमें किस तरह से मार्केटिंग करनी है, हमें कितने नंबर ऑफ यूनिट जनरेट करने हैं, हमारे प्रोडक्ट में कहाँ पे फॉल्ट आ रहा है, कितने प्रोडक्ट्स बिकेंगे वगैरह। तो बहुत सारे डिसीजंस होते हैं कि कितने लोग हायर करने हैं, कितना बिजनेस ग्रो करना है, ऐसे बहुत सारी कंपनीज के डिसीजंस होते हैं। उन डिसीजन को सपोर्ट कहाँ से मिलता है, आपके डेटा एनालिसिस से मिलता है। आप डेटा एनालिसिस कर रहे हो तो आप उनको बेटर फिगर्स दे सकते हो कि सर इतने टाइम ऑफ पीरियड में इतना तक कुछ होने के अपने इतने % चांसेस हैं, तो उसके हिसाब से वो अपने डिसीजंस को क्या करेंगे, उनके डिसीजन को सपोर्ट कर सकते हो आप और वो अपने डिसीजन को चेंज कर सकते हैं ऑन योर एनालिटिक्स रिपोर्ट्स। ठीक है, तो इसको अपन जस्ट इन टाइम बिजनेस मॉडल भी बोलते हैं। और बिजनेस यूज केस में मार्केट पेनिट्रेशन करना है आपको, जैसे कोई मानो आपको मोबाइल फ़ोन निकालना है, वन प्लस है तो वन प्लस ने पहले क्या किया, मार्केट एनालिसिस किया और अलग अलग सेगमेंट में उसने अलग अलग फ़ोन निकाले, फीचर्स निकाले और प्राइसिंग भी क्या क्या रखी, काफ़ी कंपटीटिव प्राइसिंग रखी ताकि वो सर्वाइव कर सके। तो इसको बोलते हैं अपन मार्केट पेनिट्रेशन, कि पहले आप मार्केट की स्टडी करते हो, चेक करते हो कि कौन सी चीज़ मार्केट में बहुत पॉपुलर है ना। जैसे अपन बात करें करंट टाइम पे सब लोग मशीन लर्निंग और बिग डेटा बेच रहे हैं, या मशीन लर्निंग डेटा साइंस का सब लोग कोर्स बेच रहे हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, हर इंस्टीट्यूट बेचने ट्राई कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं मार्केट पेनिट्रेशन। अब जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं लाइक आईआईटी वगैरह हैं, या अपन बात करें कि जो बड़ी कंपनीज़ हैं, वो भी सोच रहे हैं कि यार हम भी एजुकेशन फील्ड में अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि उनका प्रॉफिट उन्हें वहाँ पे काफ़ी दिख रहे हैं। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो स्टडी कर रहे हैं कि मार्केट में कौन सा कोर्स बूम पर है, उसके हिसाब से वो अपनी मार्केट की स्ट्रेटेजी बिल्ड करेंगे, वो एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करेगा, वो अपनी स्किम्स तैयार करेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, मार्केट को पेनिट्रेट करेंगे। सेम वे में अपना केस फ्लो कैसे चल रहा है, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स होते हैं, तो केस फ्लो, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको चेक करना है। जैसे स्टॉक मार्केट वगैरह है तो वहाँ पे कितना डेटा जनरेट होता है डेली, कितनी सारी रिपोर्ट्स अपडेट होती है। तो अगर आप प्रॉपर बिग डेटा टूल यूज़ कर रहे हो तो आप पता कर सकते हो कि कैसे क्या सीन चल रहा है लास्ट फ्यू ईयर से, किस तरह से अपना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा, इम्पेक्ट करेगा ऑन बिजनेस मॉडल्स। तो इसमें अपने को हेल्प मिलेगी यूजर्स के अंदर। तो ये सारे अपने पास टूल्स हैं जिनको अपन यूज़ कर सकते हैं, ये अपना बिग डेटा इकोसिस्टम कहलाता है कि ये 4-5 चीज़ें अपन मेनली अपने करनी पड़ती है बिग डेटा के अंदर, और यहाँ से अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट अपन बात करते हैं लाइफ साइकिल की, कि करना क्या पड़ता है बिग डेटा में, क्या क्या सीखेंगे अपन। तो सबसे पहली चीज़ होती है, सबसे पहला स्टेप होता है अपना एक्विजिशन। एक्विजिशन क्या होता है, डेटा कलेक्ट करना। तो अपन एक्विजिशन करेंगे, डेटा अपन कलेक्ट करेंगे कहीं ना कहीं से। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि लोग डेटा अपन फीड कर रहे हैं, अपनी जो एप्लीकेशन है वो लोग डेटा जनरेट कर रही है, वो लोग डेटा अपन ने फीड किया, अपन ने उसको एक्वायर किया, कलेक्ट किया, फिर कलेक्ट करके जो अपना स्कैटर्ड डेटा था, इस स्कैटर्ड डेटा पे अपने एग्रीगेशन अप्लाई करें। एग्रीगेशन यानी यहाँ पे अपने फंक्शंस होते हैं, जैसे पांडास आपने पढ़ा है तो मीन, मीडियन, मोड, परसेंटाइल डिस्क्राइब करना, ठीक है, कोरिलेशन निकालना, ये सारी चीज़ें क्या अपने एग्रीगेशन फंक्शंस है। तो जो डेटा आ रहा है वो स्कैटर्ड डेटा है, ईच रिकॉर्ड्स हैं, मेरे पास 10,000 लोगों का डेटा है, उन 10,000 लोगों के डेटा के ऊपर मेरे को कोई लॉजिकल ऑपरेशन अप्लाई करना है, स्टेटिस्टिक्स अप्लाई करनी है और एक रिपोर्ट जनरेट करनी है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एग्रीगेशन अपन बोल देते हैं, कि वो डेटा जो पूरा आ रहा है उसको क्लीन करके, उसको मॉडल करके जो अपने को सार निकालना है वो अपना किससे आएगा, अपने एग्रीगेशन से अपन एक रिपोर्ट बनाएंगे, फिर उस रिपोर्ट को अपन एनालिसिस करेंगे। तो हो सकता है कि अलग अलग रिपोर्ट्स अपने पास रखी हो पहले की, उन सबको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करके अपन एनालिसिस करेंगे, अपने जो बिजनेस लॉजिक था उसके हिसाब से अपन कुछ क्वेश्चन का आंसर करने की ट्राई करेंगे, रिजल्ट होगा अपने एप्लीकेशंस को शो कर पाएंगे। तो वाट एवर नॉलेज विल गेट, अपन डैशबोर्ड बनाएंगे। जैसे हम बात करें कि एक प्रैक्टिकल एग्जांपल एक समझाता हूँ मैं आपको, नेटफ्लिक्स अपने पास है, नेटफ्लिक्स एप्लीकेशन है, तो नेटफ्लिक्स एप्लीकेशन से अपन क्या कर रहे हैं, लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। लोग डेटा मतलब क्या है कि नेटफ्लिक्स आपने कौन सा वीडियो देखा, कौन सी मूवी देखी, कौन सा सीरीज़ देखा, वो लोग डेटा आपके पास आया।
आपने उस डेटा को एक्वायर किया कि यार ये जो पर्टिकुलर प्रोफाइल है बंदे की, ये जो पर्टिकुलर यूजर है, इसने ये वाली मूवी सेलेक्ट करी है या ये मूवी देख रहा है। अभी स्कैटर्ड डेटा आया, आपने इस डेटा को क्या किया, एग्रीगेट किया किसके साथ में, एग्जिस्टिंग डेटा के साथ में, कि आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं, तो आपकी प्रोफाइल को हम मैच करेंगे बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल से, कि यार आपने जो जो शोज देखे हैं, आपने जो जो मूवीज़ देखी है, ऐसे आपकी तरह सोचने वाले बहुत सारे लोग होंगे। आपके पर्टिकुलर इंटरेस्ट जो आपका इंटरेस्ट है, जिस टाइप के जेनर्स में, जिस टाइप की मूवीज़ में, सीरीज़ में, सेम इंटरेस्ट किसी और का भी हो सकता है। तो ऐसे बंदे को अपन फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि नेटफ्लिक्स बड़ी एप्लीकेशन है, बहुत सारे यूजर्स मिल सकते हैं। तो डेटा को एग्रीगेट करेंगे, आपके सिमिलर प्रोफाइल्स को हम निकालेंगे। तो बहुत सारे यूजर्स की प्रोफाइल निकलेगी, उस डेटा को इंटीग्रेट करेंगे और एनालिसिस करेंगे कि उन लोगों ने कौन कौन सी मूवी को लाइक किया है, कौन सी मूवी को डिसलाइक किया है, क्या आपके कितने % चांसेस हैं उनके प्रोफाइल के बेसिस पे कि आप किस मूवी को लाइक करोगे या डिसलाइक करोगे, आपके लिए हमें कौन सी मूवी सजेस्ट करनी चाहिए। ये सारा ऑपरेशन होगा और फिर यहाँ से नॉलेज मिलेगी कि आपके बारे में, आपकी प्रोफाइल के बारे में पता चलेगा कि ठीक है यार, ये सचिन नाम का बंदा है, इसकी प्रोफाइल रजत नाम के बंदे से काफ़ी मैच कर रही है। सचिन अभी एक मूवी देख रहे हैं, सपोज करो कौन सी मूवी देख रहा है पता नहीं, बहुत टाइम हो गया, बाहुबली देख रहा है, बहुत पुरानी मूवी है, तो बाहुबली देख रहा है, इधर रजत है, उस यूजर की और सचिन की प्रोफाइल काफ़ी मैच हो रही है। तो यहाँ पे अपना एग्रीगेशन लॉजिक है, अपने एग्रीगेट किया, फिर अपना एनालिसिस किया कि जो रजत यूजर है उसने भी बाहुबली देखी थी, लाइक किया था, और बाहुबली के बाद उन्होंने बाहुबली 2 देखी थी, जो कि काफ़ी पसंद आई उनको। तो चांसेस हैं कि सचिन की प्रोफाइल रजत सर से मैच कर रही है, तो सचिन भी बाहुबली 2 को लाइक करेगा। जैसे वो मूवी देख रहा है, उसके नीचे वाली मूवी क्या दिखेगी उसको, नीचे जो सजेशन मिलेंगे उसमें बाहुबली 2 उसको दिखेगा। तो वो अपना नॉलेज कहाँ जाएगी, अपनी एप्लीकेशन के ऊपर जाके आपका रिजल्ट शो होगा, और ये लाइफ साइकिल चलता रहेगा। बिग डेटा में अपन इसको फॉलो करते रहते हैं, इसको अपग्रेड करते रहते हैं। तो ये अपना लाइफ साइकिल है, इसी तरह से अपन वर्क करेंगे बिग डेटा में। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर अपन नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास क्या है, कंप्यूटेशनल व्यू है कि क्या क्या ऑपरेशन अपन करते हैं, क्या क्या अपने को करना है, और किस किस तरह की जॉब्स अपने को मिल सकती है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करी कि सबसे पहले जो बिग डेटा अपने पास है, बिग डेटा में मतलब क्या है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा है। तो उस लार्ज वॉल्यूम डेटा को अपन स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे अपनी स्टोरेज वाली सारी स्किल्स काम आती है कि कैसे आप डेटा को स्टोर करते हो, डेटा बेसिस आपको कितना अच्छे से आता है, फाइल हैंडलिंग कितने अच्छे से आती है, या डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज के बारे में आपको कितनी नॉलेज है। वहाँ से फिर अपने को कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करनी है, क्लीन करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। सारा डेटा काम का नहीं है अपना, उसमें से कुछ ही डेटा पॉइंट्स अपने काम के हैं, तो अपने को सिर्फ टारगेट डेटा निकालना है। और इस प्रोसेस क्या बोलते हैं अपन, सिलेक्शन। ये अपना पहला प्रोसेस होता है। जैसे पांडास में आप करते हो ना कि आपने एक डेटा फ्रेम लोड किया, तो उस डेटा फ्रेम में बहुत सारे कॉलम्स हैं, सारे कॉलम काम के नहीं है, तो आप क्या करते हो, सिलेक्शन ऑपरेशन लगाते हैं कि ये कॉलम इंपॉर्टेंट है, इन कॉलम पे मेरे को क्या करना है, काम करना है। फिर आप प्री प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हो, आप चेक करते हो कि उन कॉलम के अंदर कोई इनकन्सिस्टेंट डेटा तो नहीं है, कोई मिसिंग वैल्यू तो नहीं है, ठीक है, कुछ आउटलायर्स तो नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो अपन क्या करेंगे, उन सारी चीज़ों को क्लीन करेंगे और डेटा को प्री प्रोसेस करेंगे और उसे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे जो कि यूज़फुल हो। जैसे अगर डेटा नॉर्मलाइज नहीं है तो सारे डेटा को अपन नॉर्मलाइज भी करेंगे। नॉर्मलाइजेशन के बाद में अपन नेक्स्ट आते हैं डेटा माइनिंग के ऊपर, कि अगर आप डेटा अपने से निकाल रहे हैं तो डेटा माइनिंग का मतलब है कि अपने को जो इन्फॉर्मेशन निकालनी है, जो पैटर्न्स फाइंड करने हैं, जो क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए अपने को जो भी एनालिसिस प्रोसेस करना है, वो अपन प्रोसेसिंग करेंगे। और यहाँ से अपने को क्या मिलेंगे, ग्राफ वगैरह, चार्ट वगैरह, या जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी अपने को, वो अपने पैटर्न्स होंगे जिनके ऊपर डिपेंड करेगा कि अपना बिजनेस लॉजिक डिपेंड करेगा। तो जो पैटर्न्स अपने को मिलेंगे या जो रिपोर्ट अपने को मिलेगी माइनिंग के बाद में, उस रिपोर्ट को अपन इंटरप्रिटेट करेंगे, इंटरप्रिटेशन होगा, या फिर अपन उस रिपोर्ट को इवेल्युएट करेंगे। जो एक्सपीरियंस डेटा साइंटिस्ट है वो उस रिपोर्ट को देखेगा और वहाँ से क्या करेगा, वो एक नॉलेज बिल्ड करेगा। नॉलेज की बात करें यानी कि वो अपना एक डिसीजन बिल्ड करेगा डेटा के बारे में, उसको नॉलेज मिलेगी कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है डेटा में, और उसके हिसाब से फिर वो आगे बिजनेस को डिसीजन लेने में हेल्प कर सकता है। और ये अपना पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि अलग अलग फील्ड्स अपने आते हैं डेटा साइंस में, कि ये अपना स्टोरेज फील्ड आ जाता है, यहाँ पे अपना डेटा क्लीनिंग और कलेक्शन फील्ड आ जाता है, यहाँ पे अपने पास डेटा एनालिसिस वाला फील्ड आ जाता है, और यहाँ पे अपने पास फिर डेटा एनालिटिक्स वाला फील्ड आ जाता है। तो अलग अलग प्रोफाइल पे लोग हायर करते हैं। जैसे कंपनी में ऐसा नहीं है, अपन जो पढ़ रहे हैं वो पूरा कंपनी में यूज़ नहीं होता है। कंपनी में जब आप काम करते हो तो आपका काम काफ़ी लिमिटेड रहता है। हो सकता है आप यहाँ पे काम कर रहे हो डेटा कलेक्शन में, आप यहाँ पे काम कर रहे हो प्री प्रोसेसिंग में, आप यहाँ पे काम कर रहे हो एनालिसिस में, और जब आपको काफ़ी सारा एक्सपीरियंस होता है तब आप कहाँ काम करते हो, इवैल्यूएशन में, एज ए डेटा एनालिटिक्स के पर्सन पे आप वर्क करते हो। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि आप जो इंजीनियर्स हो वो कहाँ पे किस प्रोफाइल पे फिट करते हो। तो सबसे पहली प्रोफाइल जो होती है अपनी, वो होती है डेटा सोर्सेज की,
कि आपको अगर पता है कि कहाँ से डेटा कलेक्ट करना है ना, पेपर, फाइल्स, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स, डेटाबेस सिस्टम्स, OLTP, OLAP सिस्टम्स, इसको हम बोलते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोटोकॉल्स, ये सब का हमको पता है। दूसरा, आपको डेटा वेयर हाउसेज की नॉलेज है कि डेटा कैसे स्टोर करते हैं, डेटा मार्ट्स क्या होता है, OLAP एनालिसिस कैसे करते हैं, ट्रांजेक्शन प्रोटोकॉल्स के थ्रू अपन डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, यानी आपको डेटा कलेक्ट करना आता है, डेटा को मैनेज करना आता है कि डेटा को कैसे स्टोर करना है। तो आपके पास एक प्रोफाइल होती है DBA प्रोफाइल, जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, सबसे लोअर लेयर होती है। इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किस सोर्स से डेटा कलेक्ट करना है, उसे स्टोर करना है, ताकि फिर आगे अपन उस पर प्रोसेसिंग कर सकें। तो इनको पता होना चाहिए कि क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं, कैसे कैसे डेटा कलेक्ट करना है, क्या टूल्स होते हैं। जैसे मेनली डेटाबेस सबसे बड़ा टूल होता है, सबसे ज़्यादा डेटा जो स्टोर होता है वो डेटाबेसेस में होता है। तो यहाँ पे आपके पास डेटाबेसेस की नॉलेज सबसे बड़ी फैक्टर होती है कि 90% आप इफिशिएंट होने चाहिए डेटाबेसेस के अंदर, प्लस 10% जो अदर टूल्स हैं उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो आप DBA प्रोफाइल पर अप्लाई कर सकते हो। फिर नेक्स्ट प्रोफाइल जो अपन मेनली डेटा साइंस या डेटा एनालिस्ट की बात करते हैं, जो डेटा एनालिस्ट होता है वो काम करता है किसके ऊपर, डेटा एक्सप्लोरेशन के ऊपर, जो आपने पांडास में सीखा है कि स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करना है आपको, मीन मोड वगैरह लगाना है, डेटा के बारे में पता करना है, डेटा की शेप क्या है, डेटा स्क्यूड हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे निकालते हो एज ए स्टेटिस्टिकल एनालिसिस। फिर आप क्वेरी करते हो, रिपोर्टिंग बनाते हो, रिपोर्ट जनरेट करते हो डेटा के ऊपर, आप कुछ क्वेश्चंस का आंसर करते हो। क्वेरिंग का मतलब है जैसे कुछ क्वेश्चन है अपने पास डेटा सेट को लेके कि IPL डेटा सेट रखा हुआ है, आप चेक करना चाहते हो कि कौन सा प्लेयर सबसे अच्छा प्लेयर है IPL का, कौन सा बॉलर सबसे अच्छा बॉलर है IPL का, कौन सी टीम सबसे सक्सेसफुल टीम है IPL की। ये क्वेश्चन है, डेटा अपने पास है, इन क्वेश्चन का आंसर करना, उसे हम बोलते हैं डेटा एक्सप्लोरेशन। ये प्रोफाइल होती है डेटा एनालिस्ट की। फिर वो डेटा माइनिंग भी करता है। डेटा माइनिंग यानी इंफॉर्मेशन डिस्कवरी, या जो भी आपके बिजनेस लॉजिक के हिसाब से जो भी मेन डिटेल्स आपको फाइंड आउट करनी है उस डेटा के अंदर से, उसके लिए आप क्या टूल्स या क्या टेक्निक लगा के इन्फॉर्मेशन निकालते हो, डेटा मॉडल्स बनाते हो, तो वो सारा काम करता है डेटा एनालिस्ट। उसके ऊपर फिर कौन काम करते हैं, बिजनेस एनालिस्ट, जिनका एक्सपीरियंस काफ़ी बड़ा होता है। तो बिजनेस एनालिस्ट का काम क्या होता है कि वो रिपोर्ट को अपनी जो भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उन ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, वो रिपोर्ट को प्रेजेंट करते हैं, स्टोरी टेलिंग करते हैं, या अपन बात करें कि डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करते हैं, कि जो भी पैनल है जो डिसीजन लेता है कंपनी के अंदर, उन पैनल्स को वो डेटा प्रेजेंटेशन देता है। उन पैनल्स को वो डेटा को विजुअलाइजेशन टेक्निक्स यूज़ करते हैं, ग्राफ वगैरह बनाते हैं और समझाते हैं कि उनकी टीम ने क्या काम किया है, यानी ये जो सारा काम अपने किया है इसको ये लोग एक्सप्लेन करते हैं और समझाते हैं कि क्या हो सकता है मार्केट में। और उसके हिसाब से क्या होता है, आपके डिसीजन आप मेक करते हो एज ए कंपनी, आप कुछ डिसीजन मेक करते हो और उनका इम्पैक्ट सीधा सीधा किस पे पड़ता है, आपके एंड यूजर पे पड़ता है। अगर अच्छा इम्पैक्ट है, आपने अच्छे से एनालिसिस किया है, तो आपके यूजर्स इंक्रीज होते हैं। अगर आपने कुछ गलत एनालिसिस कर लिया तो आपके यूजर्स क्या हो सकते हैं, डिक्रीज हो सकता है। तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। तो दैट्स वाई कंपनी कभी भी इस पोजीशन के ऊपर फ्रेशर्स को हायर नहीं करती है। उनको काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए होता है जिसको पता हो कि हाँ डिसीजन मेकिंग का कितना लॉस हो सकता है, और जो डेटा को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सके, मिस इंटरप्रिटेट नहीं कर दे। तो ये अलग अलग प्रोफाइल्स होती है जिन पर अप्लाई कर सकते हो एज ए इंजीनियर। तो अपने बात करिए, और जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है और जो एक्सपीरियंस लेवल है वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जाता है, कि जैसे आप इस पिरामिड में ऊपर जाते जाते हो, आपका आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाती है, ठीक है, आपके सपोर्ट बिजनेस नॉलेज होती है वो इंक्रीज होती जाती है, और दूसरा सब कुछ इंक्रीज होता जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी लेवल, डिसीजन मेकिंग, एवरीथिंग गोज इंक्रीमेंटेड। कौन कौन सी इंडस्ट्री बिग डेटा यूज़ करती है, तो PPT में लिखा हुआ है, यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा डायग्राम है अपना ये। इसमें जो रेड कलर में आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा बिग डेटा का यूज़ होता है, जो थोड़े से ऑरेंज कलर में दिख रहे हैं उनमें भी मतलब अच्छे ज़्यादा हम बोल सकते हैं हॉट लेवल पे वर्क होता है। जो डार्क ग्रीन कलर के अपने पास के, सॉरी डार्क ब्लू कलर के अपने पास जो पर्टिकुलर फील्ड्स आपको दिए हुए हैं, वहाँ पे बिग डेटा ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, धीरे धीरे वहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि वॉल्यूम यहाँ पे अपने 3 पार्ट में ब्रेक किया हुआ है डेटा के यूज़ को इंडस्ट्री के हिसाब से, कि पहला वॉल्यूम के हिसाब से सबसे ज़्यादा डेटा कहाँ पे जनरेट होता है। तो आप देख रहे हो कि बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर आपका वॉल्यूम के हिसाब से ज़्यादा डेटा कहाँ जनरेट होता है, बैंकिंग सेक्टर में, कम्युनिकेशन एंड मीडिया सर्विसेज के अंदर, जैसे आपके चैनल्स हो गए या आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेटा जनरेट होता है वॉल्यूम के हिसाब से। गवर्नमेंट के पास काफ़ी सारा डेटा होता है क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, तो गवर्नमेंट जो होती है उनके पास भी काफ़ी हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा होता है। और जो कंपनीज होती है जो मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है, और नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करती है, उनके पास भी काफ़ी हाई अमाउंट में डेटा होता है। उसके अलावा रिटेल, ट्रांसपोर्टेशन, यूटिलिटीज़, इन सब के पास भी मीडियम टू लार्ज स्केल पे डेटा कलेक्शन होता है। सबसे कम यहाँ पे दिया हुआ है एजुकेशन में, लेकिन लास्ट फ्यू ईयर्स के अंदर ट्रेंड चेंज हुआ है।
सब कुछ ऑनलाइन जाने लग गया है, सारे एजुकेशन ऑनलाइन होने लग गई है। तो एजुकेशन में, क्योंकि ग्राफ पुराना है, अगर आप देखोगे करंट टाइम पे, तो एजुकेशन में भी काफ़ी मॉडरेट यूज़ आने लग गया है किसका, वॉल्यूम ऑफ डेटा का। तो आप वहाँ पर भी हाई लेवल पे डेटा दे सकते हो। सेकंड होता है वेलोसिटी, कि सबसे डेटा जनरेट कहाँ पर होता है, बैंकिंग में, क्योंकि डेली ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। हेल्थ केयर सिस्टम में लोग बीमार होते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, इलाज करवाते हैं, तो जो हेल्थ केयर सर्विसेज है वहाँ पर डेटा काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, वेलोसिटी जनरेट होता है, हाई स्पीड से डेटा जनरेट हो रहा है। या मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हाई स्पीड से डेटा जनरेट हो रहा है, लोग प्रोडक्ट परचेज करते हैं या परचेज नहीं करते हैं, तो वहाँ पर भी आपके पास काफ़ी हाई डेटा जनरेट हो रहा है। और वैरायटी में आप देखोगे तो कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया वगैरह जो है, उनमें काफ़ी डिफरेंट वैरायटी का डेटा अपने को मिलता है। ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, स्टेटस वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है अपने पास। और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके पास भी वैरायटी ऑफ डेटा होता है, क्योंकि इतने सारे सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट सारे सेक्टर्स को मैनेज करती है, तो उनके पास भी वैरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। बाकी आपकी हेल्थ केयर के अंदर बहुत सारी बीमारियाँ होती है, तो उनके पास भी मीडियम टू लार्ज स्केल पे आपके वैरायटी ऑफ डेटा होता है। बाकी इस ग्राफ का आप आराम से देख लेना, आई विल शेयर दिस पीपीटी। और ये बता रहा है कि कितना, मतलब कितना बड़ा रोल है डेटा का हर एक इंडस्ट्री के अंदर। और दैट्स वाई ये जो प्रोफाइल्स हैं डेटा साइंटिस्ट की या बिग डेटा इंजीनियर्स की, दीज आर वेरी सेफ प्रोफाइल्स नाउ ए डेज, जस्ट बिकॉज जैसे पहले टॉप मोस्ट प्रोफाइल क्या होती थी, एचआर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की होती थी, जैसे जो लोगों को मैनेज कर सकते हैं, ऐसे लोगों की हायरिंग होती थी जो टॉप मोस्ट जॉब मानी जाती थी। अभी सबसे टॉप मोस्ट जॉब में आईटी अपने पास टॉप मोस्ट जॉब के अंदर आ गया है, क्योंकि हर सेक्टर में बिना आईटी के आप काम नहीं चला सकते हो। तो हर एक कंपनी को एक आईटी डिपार्टमेंट की नीड होती है, और आईटी डिपार्टमेंट में डेटा, हर ये सारी कंपनीज हैं, इनमें डेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो उनके पास डेटा साइंटिस्ट या डेटा बिग डेटा इंजीनियर्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है। एंड दैट्स वाई वी कैन सी कि राइट नाउ मार्केट में इतना ज़्यादा बूम चल रहा है डेटा साइंस, बिग डेटा वगैरह का। बाकी ये इंडस्ट्रीज़ हैं, ये आपको खुद को पढ़ना है कि बैंकिंग सिक्योरिटी के अंदर आप किस तरह से बिग डेटा यूज़ करते हो, बैंकिंग में कैसे यूज़ करते हो, और हर एक टेलीकम्युनिकेशन में कैसे बिग डेटा यूज़ होते हैं, इंडस्ट्री यूजिंग बिग डेटा। जो कि टाइम हो चुका है अपने सेशन का आज, तो ये जो बाकी रिमेनिंग पीपीटी है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें अलग अलग एप्लीकेशंस दे रखी है बिग डेटा की, कि फ्रॉड डिटेक्शन में कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पर असाइनमेंट भी है, इस पीपीटी को पूरा कंप्लीट करना है, और एक कंक्लूसिव रिपोर्ट आपको सबमिट करनी है सब लोगों को, ठीक है। और जो असाइनमेंट सबमिट नहीं करेगा उसे मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा, मतलब मैं उसकी क्लास नहीं लूँगा, क्योंकि जो लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं उन्हें मैं पढ़ाना भी नहीं चाहता। तो जो लोग, अगर आप मेहनत करने को तैयार हो तो मैं पढ़ाऊँगा। ये जो पूरी पीपीटी है इसको पढ़ना है, और इसको एटलीस्ट 2 पेज के अंदर आपको समराइज़ करना है। ये आपका असाइनमेंट है, फर्स्ट असाइनमेंट ऑफ बिग डेटा, कि इस पूरी पीपीटी को 2 पेज में समराइज़ करना है। और साथ में एक चीज़ एक्स्ट्रा लिखनी है, वो टूल्स के बारे में। जैसे ये सारी बातें अपन कर चुके हैं, टूल्स के बारे में मतलब क्या है, कि आपको लिखना है कि हडूप क्या है ना, हडूप क्या है, और जो अदर कौन कौन से टूल्स मार्केट में पॉपुलर है हडूप जैसे बिग डेटा को प्रोसेस करने के लिए, और उनकी डिमांड है। तो थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको, वो भी आप अपनी रिपोर्ट में डालोगे तो बेटर रहेगा। आई विल चेक रिपोर्ट एंड आई विल चेक योर नेम इंडिविजुअली। आप सब लोग मेरे को मेल करोगे विद योर नेम्स। मेरा मेल आईडी क्या है, सचिन। मेल करोगे, ग्रुप में मत डालना, क्योंकि कॉपी पेस्ट हो जाता है वहाँ से। और किसी का सिमिलर नहीं होना चाहिए ना, पता चला 2 दोस्त हैं, दोनों ने सेम रिपोर्ट मेरे को भेज दी, तो मैं चेक करूँगा सारी रिपोर्ट्स। आप पीपीटी चूज़ कर सकते हो, या आप वर्ड फाइल भेज सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू, टेक्स्ट फाइल भेज सकते हो। सचिन यादव 3496@gmail.com, बेसिकली जो नेम है वो याद रख लेना, सचिन यादव तो आपको पता ही है, 3496 आप याद कर लेना, ठीक है। ये मेरा ईमेल एड्रेस है, इस पर आप मेरे को मेल करोगे, कल की क्लास से पहले मेल हो जाना चाहिए। तो आज का पास टाइम है, ठीक है ना। क्या करना है, समरी लिखनी है, बिग डेटा क्या होता है, ठीक है। ये जो पीपीटी है, इस पीपीटी में जितना आपने डिस्कस किया है, टोटल 30 स्लाइड्स हैं। इन 30 स्लाइड में जो आपने डिस्कस किया है, उन 30 स्लाइड्स को आपको 2 पेज के अंदर समराइज़ करना है, कि बिग डेटा क्या है, कितना स्कोप है, कौन कौन से कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, कौन कौन सी कंपनीज यूज़ कर रही है, डिमांड कितनी चल रही है, कौन कौन से टूल्स हैं जिनके थ्रू अपन बिग डेटा की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, क्या क्या, ये सारी चीज़ आपको 2 पेज में समराइज़ करना है। दिस इज़ योर टास्क, क्लियर है, ठीक है। और आप भी टास्क कंप्लीट करते जाओगे, तो जिनके नाम मेरे पास आ जाएंगे, मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को अलाउ करूँगा नेक्स्ट क्लास में। जो लोग सबमिट नहीं करेंगे वो अलाउ नहीं होंगे। तो फिर वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट या ग्रास वाले जिम्मेदार नहीं होंगे अगर मैं आपकी क्लास नहीं लेता हूँ तो, ठीक है। और मैं कोई फोर्स नहीं कर सकता आपकी क्लास लेने के लिए, तो दैट इज़ अनदर थिंग आई कैन से यू। तो क्योंकि सबसे टॉप लेवल में ही हूँ, बिग डेटा मेरे अलावा आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, और मेरे को आपको पढ़ाना है, तो किसको पढ़ाना है किसको नहीं पढ़ाना है ये मेरी चॉइस है। तो आप
टास्क सबमिट करोगे तो पढ़ाऊंगा, नहीं टास्क सबमिट करोगे तो एक एक करके आप सब लोग निकलते जाओगे क्लास से, और फिर मैं जल्दी फ्री हो जाऊँगा ना, मेरे को पूरा ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो पीपीटी में शेयर कर रहा हूँ अभी, जैसे क्लास फिनिश हो रही है। कल अपन बात करेंगे हडूप की, तो थोड़ा बहुत हडूप करें, पढ़ के रखना कि हडूप है, और अपन हडूप के आर्किटेक्चर की बात करेंगे, अपन हडूप के टूल्स की बात करेंगे कि किस किस चीज़ के लिए कौन कौन से टूल्स अपन यूज़ करते हैं। और कल के मेन टॉपिक तो हडूप फ्रेमवर्क्स रहेंगे अपने, और साथ में डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज रहेगा। तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हो, कुछ बुक्स भी मैं आपको शेयर कर दूंगा बिग डेटा के ऊपर, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप उनको रीड आउट कर सकते हो अपनी नॉलेज को एनहांस करने के लिए। ठीक है, तो थैंक यू गाइस फॉर दिस सेशन। कल अपन सेम टाइम पे मिलते हैं, मॉर्निंग 9 AM। तब तक के लिए बाय बाय। कुछ पूछना है किसी को तो पूछ सकता है, कोई भी डाउट है तो आई एम हियर ओनली।